Hello guys, I am again here for a new explanation of Riemann-Tiemann. This reaction is very important for your academic as well as for competition. शुरू में 10-15 मिनट 20 मिनट मैं प्योर एकेडमिक की बात करूंगा। तो जो एकेडमी के बच्चे हैं वो इस लेक्चर को शुरू के 15-20 मिनट एकेडमी की तरह मान के पढ़ेंगे और फिर बाद में मैं इसी हेडिंग को कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी दूंगा। तो हम पहले एकेडमिक और फिर कॉम्पिटिटिव अप्रोच। मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होती है। हम मैकेनिज्म में जानेंगे कि सेकेंड ऑर्डर की कैसे होती है। ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है। क्यों यूनिमोलिकुलर कहते हैं? इस रिएक्शन में रेट का फॉर्मूला K रिएक्टेंट इनटू बेस कैसे आ जाता है और इस रिएक्शन को 11C1CB रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये सारी बातें कंपटीशन वाले बच्चों को जानने की आवश्यकता होगी। एकेडमिक वाले बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पहले ये देखिए। अगर मैं आपको एकेडमिक वाले बच्चों की बात बताऊं तो इनिशियल स्टेज पर आपको सिर्फ इतना ही जानना होता है कि रीमन-टीमन रिएक्शन फिनॉल में पाई जाती है। दिस इज योर फिनॉल, this is your phenol, and phenol is also known as carbolic acid, not carboxylic, carbolic. And when phenol react with chloroform sometime may be given 1,1,1 trichloromethane. yes, क्लोरोफॉर्म को मैं 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन भी कह सकता हूं। When it react with in presence of any base either NaOH और KOH, इस बात का झगड़ा यहां पर नहीं है मेरा आपका, कुछ भी लगा सकते हैं। At 340 Kelvin, what is the use of this temperature हम जानेंगे। And after this the result will be OH के साथ CHO and this compound is known as salicylaldehyde. yes, salicylaldehyde। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्थो पोजीशन पर हैं तो आप इसे आर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड कह सकते हैं। वैसे इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि दिस एरिया इज नोन एज बेंजल्डिहाइड, जिसके आर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा है, तो यू आल्सो कैन कॉल इट आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलैल्डिहाइड, सॉरी ऑर्थो हाइड्रोक्सी, अभी बेंजल्डिहाइड हो गया है, आर्थो हाइड्रोक्सी benzaldehyde, you also can call it like this। और क्या निकल जाएगा, और यहां से एज अ बाई प्रोडक्ट कुछ केसीएल और वाटर भी निकलता हुआ दिखाई देगा। अब ये सब कैसे आया मैं एकेडमिक वाले बच्चों के बता रहा हूं। ओके, देन मुझे एक बात और मालूम है कि यहां पर पहला एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट y है, मतलब x बड़ा है y से। ये शॉर्ट ट्रिक लगाने से फायदा ये होता है कि मैं समझ जाता हूं कि इलेक्ट्रॉन y से x होता हुआ बाहर से अंदर आएगा। ऐसे कंपाउंडों को हम रिंग एक्टिवेटर कहते हैं। यस, या आप ये भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर बाहर लोन पेयर पाया जा रहा हो तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को अंदर देने की टेंडेंसी होती है। मतलब ये ऊपर को ऑक्सीजन इस पर क्या लगा रहा है, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। ऐसे कंपाउंडों को भी हम रिंग एक्टिवेटर कहते हैं। और यदि आप फिनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए तो आप पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर से अंदर आता है तो वो कहां जाता है, आर्थो और पैरा पे जाता है। तो ऐसे सभी रिंग एक्टिवेटर अपनी रिएक्शन कहां शो करेंगे, आर्थो और पैरा पे शो करेंगे। तो फिर क्या यहां पर आंसर खाली आर्थो पे ही आएगा? नहीं, एक आंसर और आएगा यहां पर, और वो आंसर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। एंड नाउ दिस इज नोन एज पैरा डेरिवेटिव। यू आल्सो कैन से इट इज पैरासैलिसिलैल्डिहाइड। You also can say it is parasalicyldehyde.
ओके, दिस इज द सिंपल एंड बेसिक रिएक्शंस। अब सबसे पहले एकेडमिक का बच्चा, एकेडमिक का बच्चा इसे केवल याद करना चाहता है, उसके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, इन सबकी ये प्रॉपर्टी कहां से कैसे आई, इसके टफ टफ क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये एकेडमिक के बच्चे के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो प्योर एकेडमिक है उसके लिए पहले मैं बताता हूं कि एग्जाम में, बोर्ड में आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कैसे करेंगे। तो पहले बोर्ड के बच्चे देखिए, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि याद करने की ट्रिक देखिए, आप क्या क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने की, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ ट्रिक टू मेमोराइज क्लोरोफॉर्म। यस, क्या आप इसके बगल में ऐसे 3 बार KOH या NaOH वॉट एवर द बेस यू हैव टेकन, यस, और आप शॉर्ट ट्रिक में कह सकते हैं यहां से 3KCl निकल गया होगा, बिल्कुल ठीक। अब अगर ये जगह खाली हो गई होंगी तो मान लो ये सारे OH इसके ऊपर आ गए होंगे, यहां पर मैं ट्रिक बता रहा हूं और ट्रिक के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये फिगर कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, इस C पर एक H था, 1 2 3 OH इसके ऊपर और आ गए, तो ये देखिए 3 OH इसके ऊपर और आ गए। देन व्हाट, एक केमिस्ट्री का रूल है कि साहब अगर कार्बन की सराउंडिंग में OH पाए जाएं तो वहां से अगर वाटर के निकलने की संभावना है तो निकाल दीजिए, वैसे ये ट्रिक है। यहां से एक वाटर निकल जाएगा, ये देखिए H2O, और यहां से देखिए एक वाटर निकल जाएगा H2O, और ट्रिक में ये मान लो कि तुमने टेम्परेचर दे रखा है इसलिए ऐसा हो रहा होगा, बट ट्रिक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। अगर ऐसा हुआ तो यहां से क्या निकल जाएगा, 2 वाटर निकल जाएगा, ये देखिए बैलेंस में मैंने 2 वाटर लिखा था, ये आ गया, ये देखिए बैलेंस में मैंने 3KCl लिखा था, देखिए ये आ गया। अब क्या बचा मेरे पास, तो बचा मेरे पास खाली CO, तो मेरे पास यहां से और क्या मिला, मुझे CO मिला। और आपको अच्छी तरह मालूम होगा CO के बीच में इन जनरल कौन सी बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डबल बॉन्ड। ओके, तो इसने और इसने मिलकर शॉर्ट ट्रिक में क्या डेवलप किया, इसने और इसने मिलकर शॉर्ट ट्रिक में क्या डेवलप किया, इन दोनों ने मिलकर शॉर्ट ट्रिक में कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप करी। अब ये यहां से डेवलप हुई कार्बन मोनोऑक्साइड कहां जाएगी, इसके पास जाएगी, कहां अटैक करेगी, आर्थो पर और पैरा पर अटैक करेगी। तो आर्थो डेरिवेटिव मेरे पास इन जनरल अगर मुझे बनाना हो तो मैं कहूंगा मेरे पास फिगर फिनॉल की पहले ऐसे थी, ये देखिए मुझे अच्छी तरह मालूम है आर्थो पर एक H पहले से अवेलेबल होगा, इवन दो H तो हर जगह अवेलेबल होता है, लेकिन मुझे मालूम है कि रेजोनेंस की वजह से यहां जो भी रिएक्शनें होती हैं वो आर्थो पैरा होती हैं, तो आर्थो पर एक H पहले से था, बस ये वाला CO यहां से उठाओ और इसकी आर्थो लोकेशन पर लगा दो, मतलब यहां से एक C डबल बॉन्ड O लगा दो। ये देखिए आपका आंसर आ गया, यही मुझे यहां बनाना था। आप CHO लिखें या इसे ओपन करके लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप कह सकते हैं कि आप अगर पैरा कंपाउंड बनाना चाहते थे तो ये देखिए आपका फिनॉल आ गया, आपको मालूम है कि यहां पर एक H पहले से होता है और यहां से जो मैंने CO डेवलप करा उसको यहां उठाओ और इस जगह पर लाकर लगा दो, ये देखिए आपका पैरा सैलिसल्डिहाइड बन गया। ये है आपकी बढ़िया ट्रिक। एकेडमी के बच्चे रीमन टीमन को याद करेंगे, उसकी डिटेल मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, तो आप कैसे याद करेंगे कि ये मिलने पर ये और ये बनता है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 कंपाउंड बनते हैं, एक आर्थो बनता है और एक पैरा बनता है। क्यों आर्थो और पैरा बनता है, उसका लॉजिक फिनॉल के रेजोनेंस से है। जब ये रेजोनेंस दिखाएगा तो रेजोनेंस हमेशा आर्थो और पैरा पे होता है, तो यहां पर आर्थो पे भी नेगेटिव आएगा और पैरा पे भी नेगेटिव आएगा। इनको रिंग एक्टिवेटर कहेंगे कि डीएक्टिवेटर कहेंगे, इनको रिंग एक्टिवेटर कहेंगे। ये प्लस मीजोमेरिक है कि माइनस मीजोमेरिक है, ये प्लस मीजोमेरिक है। उसके बाद आपके पास आंसर, आपको बैलेंस में याद है 3 KCl 2 वाटर निकलते हैं, क्यों निकलते हैं चलो देख लेते हैं। तो मैंने कहा एक क्लोरोफॉर्म और KOH पैसे लिख लो, तो शॉर्ट ट्रिक में 3 KCl निकल गया, ये 3 KCl बैलेंस हो गया। अब ये वाला OH भी यहीं पर मान लो, ये वाला OH भी यहीं मान लो, ये वाला OH भी यहीं मान लो, तो ये फिगर आ गई। एक कार्बन में सराउंडिंग में बहुत सारे OH हैं, टेंपरेचर तुमने दे रखा है, वाटर निकाल दो, जितने संभव वाटर है निकाल दो। देखो 2 वाटर के बाद यहां से और वाटर नहीं निकल सकते, तो बच क्या गया CO, बस इसको CO उठाओ और आर्थो पैरा पे लगा दो। ओके ना, अब आपको ये बताना है, अभी एकेडमिक ही चल रहा है, अभी कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है, अब आपको ये बताना है कि इन 2 कंपाउंडों में से कौन सा कंपाउंड यहां मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो मैं बताऊं आपको कि इन जनरल केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको
अगर यहां पर कोई x लगा है और यहां पर कोई y लगा है, और यहां पर अगर कोई x लगा है और यहां पर कोई y लगा है, तो ज्यादातर आपको ये कंपाउंड ही मेजर मिलेगा इन जनरल। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि केमिस्ट्री में समान जीवन के रूल लगते हैं, लगा के देखिए आराम से केमिस्ट्री समझ में आती है। समान जीवन के रूल, अगल बगल दो लोग जब बैठे होते हैं तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। अगर आपके बगल में कोई आपकी सीट के बगल में अपनी सीट डाल के बैठे तो कई बार उसे कहते हैं जरा सीट दो खिसकाओ। क्लास में अगर आप जिस सीट पे बैठे हैं, अगर आपकी सीट पे कोई और भी बच्चा आपकी बेंच पे आकर बैठ गया तो आप लोग उसे रिपेल करते हैं, जरा उधर हटो। इसका मतलब है कि जब भी कोई दो लोग अगल बगल आते हैं तो उनमें रिपल्शन लग रहा होता है। यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन की संभावनाएं ज्यादा हैं। जबकि अगर यहां पर कोई बच्चा बैठा है और यहां पर कोई बच्चा बैठा है, मतलब आमने सामने, तो वहां तो रिपल्शन की कोई बात है नहीं। और जब भी रिपल्शन होगा तो सिस्टम का एनर्जी लेवल क्या करेगा, बढ़ जाएगा। रिपल्शन का मतलब है झगड़ेबाजी, और एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो इन जनरल तो ये रूल है इन जनरल। लेकिन देखिए आपके पास अगल बगल कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिससे आप ज्यादा इंटरैक्टेड नहीं है, ज्यादा प्यार नहीं करते, ज्यादा दोस्ती नहीं करते, तब तो आप उसे धक्का देते हैं। लेकिन यदि आपके पास आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आके बैठा हुआ हो तो फिर आप अपनी सारी समस्याएं भूल जाते हैं। फिर आप उससे एकदम पास में बैठ करके बहुत जो आपकी प्राइवेट बातें हैं वो एकदम कान में करते हैं। मींस आप जिसको पसंद करते हैं उसके साथ एकदम नजदीक होकर के बैठते हैं, तब आप भूल जाते हैं कि हमको कोई परेशानी हो रही है। अच्छे दोस्त हमेशा पास पास बैठते हैं। मींस जब दोस्ती होती है तो प्यार होता है, और जब प्यार होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब सेकंड केस ये हुआ कि अगर हो सकता है कि ये दोनों दोस्त एक्स और वाई मान लीजिए किसी वजह से एक दूसरे से प्यार करते हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन हो, और अगर इन दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन हुआ तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। अब ये पास बैठना चाहेंगे, पास बैठने से ही इनको मजा आएगा, मतलब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऐसा ये फील करते हैं। क्योंकि जब वो मौज कर रहे होते हैं तो यहां की टेंशन भूल जाते हैं, और जब यहां की टेंशन भूल जाते हैं तो बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, रिलैक्स। और जब एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो आप स्टेबल हो जाओगे। तो कभी कभी दोस्ती भी अच्छी है क्योंकि वो हमको स्टेबलाइज करती है। ओके, लेकिन यहां देखिए, यहां पर वो दो दोस्त जो एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, इसलिए अब इनके बीच प्यार मोहब्बत जो है वो बहुत कम हो जाएगा, अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो ये यहां बैठना नहीं चाहेगा, ये यहां आना चाहेगा, यहां आना चाहेगा। इस केस में आपका ये हो जाएगा माइनर और ये हो जाएगा आपका मेजर, जबकि यहां पर ये मेजर था। तो केमिस्ट्री में आर्थो और पैरा में कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा ये कंडीशनली डिपेंड करेगा। अगर प्यार मोहब्बत है, अगर कोई इंटरेक्शन है तो आर्थो अच्छा होगा। अगर प्यार मोहब्बत नहीं है, आप इनको नहीं जानते, तो आप रिपेल करेंगे, तो फिर रिपेल करेंगे तो पैरा अच्छा होगा। ओके, अब मुझे बताओ कि क्या सेलिसैलिडिहाइड में कोई प्यार मोहब्बत है क्या? अब मुझे बताओ, ये मैं मिटा रहा हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई प्यार मोहब्बत है क्या? चलो देखते हैं क्या अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में। तो मैंने जब इस पर गौर किया तो मैंने देखा ये कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है, इज समथिंग लुक लाइक दिस। ये मेरा फिनॉल है और ये मेरा सैलिसिलिडिहाइड है। यहां पर दूसरा कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है जहां पर ये मेरा फिनॉल है और ये मेरा सैलिसिलिडिहाइड है। ओके, अब मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में आंसर ये आएगा कि ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। इस क्वेश्चन में जो बुक में आंसर लिखा है उसमें लिखा है ये मेजर है और ये माइनर है। आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये मेजर तभी हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, तभी संभव है। ये केमिस्ट्री का जनरल रूल है, केमिस्ट्री नहीं सोसाइटी का जनरल रूल है। अब आप प्यार ढूंढेंगे, इनके बीच में कौन सा प्यार है? तो इनके बीच वो जो प्यार है उस प्यार का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर ये वाला H, यहां पर ये वाला H इस वाले O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाता है।
अब खाली मैं इतना कह दूं तो बात बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अब आप में से कई बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहां पर एग्जैक्ट मतलब नहीं मालूम होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट ईयर अच्छी तरह नहीं पढ़ी होगी, तो मैं हल्का सा रिकैप करा देता हूं कि एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है और तब आप इसे यहां समझ पाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ये होती है, बहुत ध्यान देखिए कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन ये होती है कि यहां पर H, कंडीशन नंबर 1 एक H होना चाहिए, कंडीशन नंबर 2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन में से कोई एक होना चाहिए, और फ्लोरीन होगा तो बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर और नाइट्रोजन थर्ड नंबर पर। क्यों कहते हैं ऐसा, आओ समझे। पहले मैं आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा हूं, इसके बाद मैं करूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है, मान लो वाटर में सुना होगा आपने फर्स्ट ईयर में कि साहब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये देखिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती कब है, आपको चाहिए एक H और एक O, मतलब एक H और इनमें से कोई एक एलिमेंट, देखिए है यहां पर एक H है और इनमें से एक एलिमेंट है, लेकिन सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है। देखिए यहां पर वर्किंग होती कैसे, समझिए तो होती कैसे है। केवल इतना कह देना कि H और O हो ये अच्छा नहीं है, आपको यह भी कहना पड़ेगा कि जो ये वाला आप H देख रहे हैं ये दूसरी तरफ भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव से बंधा होना चाहिए। ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये जनरल आप नहीं पढ़ते हैं, आप खाली ये पढ़ते हैं कि बस H होना चाहिए और ये होना चाहिए। ये गलत बात है, केवल ये पढ़ना गलत बात है, केवल ये मत पढ़िए। आप ये पढ़िए कि H तो हो और उसके एक तरफ नहीं दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। यूज देखिए क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि यहां पर ये वाला O क्या करेगा, ये वाला O अपनी ताकत से इलेक्ट्रॉन घसीटेगा पहले, जिससे इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरा जो दूसरा इधर वाला ऑक्सीजन है उसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये देखनी होती है कि उसके पास लोन पेयर है कि नहीं। इत्तेफाक से इन तीनों के पास लोन पेयर होता है, इनके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है और इनके पास लोन पेयर भी होता है, इसके पास एक, इसके पास दो, इसके पास तीन। खैर अब जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बगल वाले के पास लोन पेयर है, इसलिए ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, और इस देने की घटना का नाम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इट इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्चुअली ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जरा सोच के बताओ, क्या इस केस में, जरा इस केस को देखो, ये मेरा एक केस है मेथेन का, इट इज मेथेन, और ये मेरे पास है पानी। जरा देख के बताओ, अगर तुम फर्स्ट ईयर की सिंपल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखो तो हो सकता तुम जल्दबाजी में बोल दो कि सर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। क्यों, आपने तो खाली ये पढ़ा है कि H या O, H और O होना चाहिए, तो मिल तो गया, एक H है और एक O है? तो क्या इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी? लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये H दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बंधा होना चाहिए, और वो कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए? केवल ये तीन। अगर आप देखें तो H इस कैटेगरी में नहीं आता है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव H से बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसकी होती है 2.1, इसकी होती है 2.5, तो इतनी ताकत नहीं होती कि बहुत मजबूती से घसीट पाए। और जब इसने इलेक्ट्रॉन घसीटा ही नहीं, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, तो फिर ये अपना लोन पेयर इसको क्यों देगा? और जब नहीं देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई। दिस इज द कॉज। ऑर्गेनिक स्पीशीज इन जनरल, पेट्रोलियम टाइप, एलपीजी टाइप, ये सारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती ही नहीं है। ओके। अब एक बात और, यहां पर बात कर रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो बता दूं आपको एक बात और। कहते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ये। अब एक बात और देखिए, कंफ्यूजन करती कभी कभी हमको। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4। ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5। नाइट्रोजन की कितनी है? 3। इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है। हम कह रहे हैं बहुत पावरफुल है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको मालूम चलता है कि साहब Cl की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, लेकिन Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी नहीं बनाता, सब एक्सेप्शन केसेस छोड़ करके। अब मन में बात आती है कि सर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर था तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई है, तो फिर ये क्यों नहीं बनाता? अब यहां पर एक फैक्टर और लगता है, वो है साइज। वो है एटम, ये 3 लिए गए हैं क्योंकि इन तीनों के साइज बहुत छोटे होते हैं,
इन तीनों के साइज बहुत छोटे होते हैं, जबकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में एकदम से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इट इज बड़ा। अब बड़ा हो गया तो क्या हो गया, अगर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर यहां पर आप क्लोरीन ले लेते हैं इस जगह पर, तो इसकी और इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ यहां पर यहां पर बनाया आपने, ये यहां पर अगर क्लोरीन ले लेते तो इसके और इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती, H और Cl, ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती। और आपको अच्छी तरह मालूम है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही एक वीक बॉन्ड होती है, वंडर बॉस की कैटेगरी में आती है, ये पहले ही बहुत वीक बॉन्ड होती है, और ऊपर से उसकी बॉन्ड लेंथ लंबी कर दी तो फिर वो वीक हो जाएगी। दिस इज द कॉज क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। तो मैंने बता दी पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहां पर अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम करते हैं अप्लाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहां पर। तो मेरे पास दो डायग्राम थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात मैंने कर ली आपसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात मेरी हो गई। चलिए अप्लाई करते हैं। जब मैं इसे अप्लाई करता हूं तो मैं पाता हूं कि दिस इज माई टू कंपाउंड्स, one is known as ortho salicylaldehyde and other one is known as parasalicylaldehyde। अब आप समझ गए होंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बना रहा है। इस H के इधर भी O है, इधर भी O है, ये इधर घसीटेगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसके पास लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत है, और जब प्यार मोहब्बत होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, बल्कि ये दो दोस्त अच्छी तरह आकर बैठ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, और यहां की टेंशन भूल जाएंगे। टेंशन भूल जाएंगे तो बॉडी का एनर्जी लेवल खत्म हो गया, बॉडी सुकून कंफर्टेबल जोन में चली गई। इस सिस्टम में एनर्जी लेवल कम हो गया और स्टेबिलिटी बढ़ गई। दिस इज द कॉज। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। दोस्त बहुत दूर बैठा है, कहां से मेजर हो जाएगा। अब एक बात और, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने फर्स्ट में सुनी होगी, अभी सब एकेडमी वालों चल रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने फर्स्ट में सुनी होगी कि दो तरह की होती हैं, एक इंटर और एक इंट्रा। इंट्रा, जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे तो आपने पढ़ा था, आप इसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और यहां पर दूरी बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए ये अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी ज्यादा हो जाने पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और मैंने अभी भी कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्ड होती है, लंबी बॉन्ड लेंथ पर नहीं पाई जाती। तो ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो ये कहेगा बनाएंगे तो कोई और तरीका ढूंढ लेता है। ये क्या करता है, अपने जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के बगल में आकर बैठ जाता है, कुछ ऐसे। और अगर ऐसे बैठ गया तो देखो, इस वाले O के, इस वाले H के इधर भी O और इधर भी O, तो लग गया कॉन्सेप्ट। ये इधर घसीटेगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये लोन पर इसको दे देगा, बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी बन जाएगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूलों के बीच बनती है तो आप कहते हैं सर वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, मैं समझ गया कि यहां पर इंट्रा है और यहां पर इंटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या कंपाउंड की प्रॉपर्टी में फर्क आएगा? हाँ आएगा। सुनो क्या, यहां पर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आके बैठ जाते हैं, एक दूसरे से दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाते हैं। इस घटना को हम कहते हैं कंपाउंड में एसोसिएशन होता है। जबकि आप यहां पर कहेंगे कि यहां कंपाउंड में एसोसिएशन नहीं होता है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये उसका हेड है और ये उसका मान लो हाथ है। ये हेड है, ये हाथ। तो आदमी ने क्या करा, अपने हाथ से अपना हेड पकड़ लिया ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर क्या है, इस कंपाउंड ने अपने हाथों से दूसरे कंपाउंड का हाथ पकड़ लिया। ये दूसरे का हाथ पकड़े हैं और ये अपने हेड से अपना ही हाथ पकड़े हैं। एकदम से तूफान आ गया, बहुत तेज हवाएं चलने लगी। अब बताओ क्या होगा? इन दोनों में से किसके उड़ जाने की संभावना है? कौन उड़ जाएगा? अगर कोई अकेला खड़ा होगा तो हवाएं उसको उड़ा ले जाएंगी, और अगर हम 2 4 5 6 लोग, यहाँ पर तो 2 बार नहीं, लाइन से सीरीज होती, फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद, अगर सैकड़ों लोग लाइन से लगे हुए हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, तो चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए आदमी नहीं उड़ेगा। जो समान जीवन में लगता है वो यहां भी लगा लो। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ये कंपाउंड लेस वोलेटाइल हो जाएगा। जबकि ये हवा में उड़ जाएगा तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा?
ये कंपाउंड हाई वोलेटाइल हो जाएगा। वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर की फॉर्म में हवा में उड़ जाए, परफ्यूम लाइक, पेट्रोल लाइक। तो साहब ये लेस वोलेटाइल और हाई वोलेटाइल। ओके, अब क्या होगा, एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहां पर मॉलिक्यूल का जब एसोसिएशन होता है तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल भारी हो जाता है। और जब मॉलिक्यूल भारी हो जाएगा, तो उसे गर्म करके हवा में उड़ाना आसान नहीं होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जब ये आपस में आता है, जुड़ता है, तो इनके बीच के इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। और जब कॉम्पैक्ट हो जाते हैं तो ये सॉलिड फेज में चले जाते हैं, ये सॉलिड होता है। अगर ये सॉलिड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, जबकि यहां पर ये उतना कॉम्पैक्ट नहीं आते। ये क्यों, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास आएगा भी तो तुम्हें एक, मान लो इसको मैं x मान ले रहा हूं, इसको मैं y मान ले रहा हूं, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहां पर और बनाऊं तो तुमको यहां पर x और वहां पर y रखना पड़ेगा, जिससे ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये बहुत नजदीक नहीं आ पाएंगे। मींस यहां पर इनके मॉलिक्यूलों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल किस फेज में पाया जाएगा, ये मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में पाया जाएगा। तो ये सॉलिड क्यों हुआ, ये लिक्विड क्यों हुआ। ओके, तो ये लेस वोलेटाइल, अच्छा चूंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट नहीं हुए, कुल मिलाकर सारी प्रॉपर्टी उसकी इसमें उल्टी हो जाएंगी। क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट नहीं हुए इसलिए ये हाई वोलेटाइल है, हवा में उड़ते हैं, थोड़ा सी एनर्जी देने पे हवा में उड़ जाएंगे। इसका मतलब है इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लिक्विड है पहले से ही, इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट, अरे ऑब्वियस लिक्विड है, उसमें क्या मेल्टिंग पॉइंट, क्या वो लिक्विड है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सीधे कह रहा हूं बेल्ट खाली का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। अच्छा, सॉलिबिलिटी, पानी में ज्यादा सॉलिबल कौन होगा, यस, सॉलिबिलिटी जो डिपेंड करती है वो किस पर करती है, सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर, सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया निकालिए, वो भी सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगी पर यूनिट सरफेस एरिया पर। अब यहां पर एक बार बॉन्डिंग होने के बाद मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया देखो, एक बार बॉन्डिंग हो जाने दो, एक बार नेचुरल बॉन्डिंग हो जाने दो, तो नेचुरल बॉन्डिंग के लिए दूसरे मॉलिक्यूल को बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हटा दीजिए। यहां पर नेचुरल बॉन्डिंग खाली इतनी हुई थी और यहां पर नेचुरल बॉन्डिंग खाली ये हुई थी। देखिए एक बॉन्डिंग के बाद सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ा, यहां पर जो एक बॉन्डिंग हुई उसका सरफेस एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है आफ्टर द बॉन्डिंग, और यहां पर जो आपको सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, इट इज योर इफेक्टिव सरफेस एरिया आफ्टर द बॉन्डिंग। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है। किसी भी चीज को नमक का इतना बड़ा कंकड़ ले लो, उसको डिसॉल्व करो, देर में डिसॉल्व होगा, पीस का डिसॉल्व करोगे जल्दी हो जाएगा। शक्कर बड़ी क्यूब में होगी तो देर में डिसॉल्व होगी, पीस का डिसॉल्व करोगे जल्दी हो जाएगी। तो ये भी समान जीवन का लॉजिक आपको देखने को मिलता है, सरफेस एरिया ज्यादा तो सॉलिबिलिटी ज्यादा। दिस इज द कॉज, इन दोनों में किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, सॉलिबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, तो सॉलिबिलिटी इसकी ही ज्यादा होगी। मेरे ख्याल से सारी बातें मैंने बता दी आपको। यहां पर खत्म होता है एकेडमिक वालों का लॉजिक। एकेडमिक में जो क्वेश्चन आएगा वो इतने में से ही वो कहीं ना कहीं पूछ लेंगे आपसे, ज्यादातर वो केवल मेनली नेम्ड रिएक्शन पूछते हैं। इसके ऊपर और इसके ऊपर आपने फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन लगाए हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, लेकिन पैराग्राफ वाले क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं कि एक कंपाउंड है वो इस रिएक्शन करता है जिससे बी और सी बनता है, जिसमें से B लेस वोलेटाइल है और C हाई वोलेटाइल है, बताओ B का नाम क्या होगा और C का नाम क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। एक कंपाउंड ये है, वो इससे कंपाउंड A रिएक्शन करता है, दो कंपाउंड बनते हैं C और D, मान लो C और D, इनमें से एक कंपाउंड हाई सॉल्युबल है वाटर में और एक कंपाउंड लेस सॉल्युबल है वाटर में, तो हाई सॉल्युबल वाले का नाम बताओ, लेस सॉल्युबल वाले का नाम बताओ। तो आपको ये प्रॉपर्टी इस पैराग्राफ वाले क्वेश्चनों के लिए याद होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। एकेडमिक वाले बच्चे भी कंपटीशन वाला लॉजिक एक बार जरूर देखें ताकि आपको यह समझ में आए कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट लगते कैसे हैं। इवन दो एकेडमिक वाले बच्चों को उसे बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है, कंपटीशन वाले बच्चों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, वीडियो को बार बार देख करके लेक्चर याद करने पड़ेंगे क्योंकि उनको कंपटीशन में इसका जवाब देना होगा। एकेडमिक वाले बच्चों को कंपटीशन चूंकि नहीं देना है
वो केवल एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसके आगे का वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार देखने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या कहता है ये लॉजिक। चलिए भाई, कंपटीशन का मतलब होता है सिंपल मैकेनिज्म, तो हमें मैकेनिज्म लिखनी है। चलिए आइए लिखते हैं मैकेनिज्म। तो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं मैकेनिज्म। रिएक्शन आपके सामने थी, एक बार फिर से शॉर्ट रिएक्शन लिख लें। मेरे पास जो शॉर्ट में रिएक्शन है मैं यहां लिख दे रहा हूं। मेरे पास 3 लोग हैं रिएक्शन में, एक फिनॉल, एक क्लोरोफॉर्म, एक 3NaOH या KOH, और 340 डिग्री और 340 केल्विन टेम्परेचर, और उसके बाद कंपाउंड बन जाता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पहले ये दो चीजें। चलो शुरू करता हूं। कंपटीशन वाले पर ध्यान देंगे। मैकेनिज्म, सबसे पहले आप ये कहेंगे, मुझे बताओ सोचिए बेटा, क्या क्लोरोफॉर्म एसिडिक इन नेचर है कि नहीं है? तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे कहें सर क्लोरोफॉर्म कहां से एसिड हो जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि एसिड तो एसिडिक एसिड होता है, एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड तो HCl होता है। आप तो कहते हैं सर एसिड वो होता है जो इस रसायन छोड़ता है, लेकिन आपको मैंने कई लेक्चर में पीछे बताया है एसिड और बेस कंपैरेटिवली स्टडी होती है। आप किसी कंपाउंड को कंपैरेटिवली स्टडी बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। आप मुझे टीचर कब तक कहते हैं? जब तक मेरा ज्ञान आपके ज्ञान से ज्यादा है। एक्चुअल में मैं यूनिवर्सल टीचर थोड़ी नहीं हूं, ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरा ज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर मेरे सामने कोई दूसरा साइंटिस्ट केमिस्ट्री का बैठा हुआ हो तो उसका ज्ञान मुझसे ज्यादा होगा, तो मैं बन जाऊंगा स्टूडेंट, वो बन जाएगा टीचर। इसका मतलब है मैं यूनिवर्सल टीचर नहीं हूं। आपके ज्ञान के सामने मैं टीचर हूं और उनके ज्ञान के सामने मैं स्टूडेंट हूं। ठीक वैसे ही आप जब भी किसी एसिड और बेस को बताना शुरू करें तो देख लें वहां पर रिएक्शन में एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग कंडीशंस क्या हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि मैं बेस हूं, ये देखिए, और अगर ये कह रहा है कि मैं बेस हूं तो दूसरे कंपाउंड को एसिड बनना ही पड़ेगा। तो क्लोरोफॉर्म हर रिएक्शन में एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर जगह क्लोरोफॉर्म एसिड नहीं होता, लेकिन यहां पर क्लोरोफॉर्म एसिड की तरह बिहेव करेगा। यस, अब अगर ये एसिड होगा तो ये क्या छोड़ेगा? H+ आयन। शुरू में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है गिन लो, 4 होने भी चाहिए 4, इसलिए वो न्यूट्रल है। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है गिन लो, ये देखो 7, एक पे दिखा दिया, बाकी मान लेना अपने आप, और 7 होने भी चाहिए इसीलिए वो न्यूट्रल है। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अपने, 1, और 1 होना भी चाहिए इसलिए न्यूट्रल है। आपको याद है कब तक एटम पर न्यूट्रल चार्ज रहता है? जब तक उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के नंबर बराबर होते हैं तब तक वो न्यूट्रल होता है। कब एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाएगी तो आप कहेंगे एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के नंबर से ज्यादा हो जाएगी तो आप कहेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिलहाल वो न्यूट्रल है। तो यहां पर सब एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं इसीलिए वो न्यूट्रल है। लेकिन जैसे मैं क्लोरोफॉर्म को इस बेसिक मीडियम में डालता हूं, NaOH के बेसिक मीडियम में, वैसे ही ये H+ आयन आयोनाइज कर जाता है और निकल जाता है H+ आयन की फॉर्म में। देखिए H+ आयन निकल गया। यहां पर पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहां पर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, और अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी कूद के यहां चला गया। तो बोलो अब यहां तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे? तो बोलो यहां तुम्हें अब कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे? टोटल तुमको यहां 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है यहां इलेक्ट्रॉनों का नंबर प्रोटॉनों के नंबर से बड़ा हो गया है, और इसीलिए इस कार्बन के ऊपर अब एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां कार्बन में होने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस समय इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और 5 हो गए हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनों का नंबर उसके प्रोटॉनों के नंबर से बड़ा हो गया है। क्या समझ पा रहे हैं कैसे बड़ा हो गया है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4। हम हमेशा आउटर मोस्ट की बात करते हैं, अंदर की बात अंडरस्टूड है। जब मैं बोलता हूं आउटर में 4 है तो अंदर के 2 तो होंगे ही, और जब मैं 4 बोलूंगा तो आपको मालूम है इस समय इसके पास 6 प्रोटॉन है और इस समय इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस समय कार्बन न्यूट्रल है। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कार्बन के आउटर में 5 हो गए, इसका मतलब जहां तुमने 4 लिखे थे अब वहां पर 5 तुम लिखना चाहते हो, लेकिन अंदर के 2 तो अंडरस्टूड है ना,
तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा, मतलब प्रोटॉन तो उसके अंदर 6 ही रहे, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन ओवरऑल कितने कर दिए? 7। दिस इज द कॉज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो कार्बन निगेटिव चार्ज नहीं हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बता रहा था। ओके, बेटा दूं? यस। अब आपने ये बात तो सीख ली कि साहब ठीक है, ओके, ये कंपाउंड ऐसे वर्क करता है। अब यहां पर देखिए साहब, इस जगह पर ये वाला कंपाउंड इसमें इससे रिलेशन कर ली, ये और ये बन गया, ठीक है साहब। अब क्या होगा? अब होगा ये, अच्छा ये H+ आयन यहां पर ऐसा ना दिखाएं, हम आपसे कहेंगे जो H+ आयन निकला वो इस OH से मिलकर के पानी बना देगा, तो मैं सीधे यहां पर पानी लिख दे रहा हूं। ये देखिए, यहां से जो H+ आयन निकला, यहां से जो H+ आयन निकला वो इस वाले से मिलकर के ये देखिए पानी बना देगा। ओके, अब देखिए इस कंपाउंड में एक काम हो रहा है, और शायद वो काम हो रहा है, आप पहले बताइए कार्बन आयन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? ये कार्बन आयन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? कोई भी चीज अगर वो चार्ज फॉर्म में है तो चार्ज होने का मतलब है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ये लॉजिक मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में कई लेक्चरों में बोला है। चार्ज ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो चार्ज दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन देखो ये कम है कि ज्यादा है? ध्यान से देखो, ये चार्ज आपको बहुत कम दिखाई देना चाहिए। क्यों? कार्बन पर निगेटिव है लेकिन साथ में लगा क्या है? Cl। मतलब कार्बन पर निगेटिव पहले आया तो था, कार्बन पर निगेटिव पहले आया तो था, लेकिन -I इफेक्ट की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए गए, जिसकी वजह से यहां इलेक्ट्रॉन कम होने लगा और ये चार्ज भी छोटा होने लगा। चार्ज छोटा हो रहा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब ये हाईली स्टेबल स्पीशीज मानी जाती है, ये हाईली स्टेबल स्पीशीज है। लेकिन साहब यहां एक प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम क्या है? यहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल का वायलेशन भी हो रहा है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल का वायलेशन क्या होता है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। एक्चुअल में जो जिस नेचर का है उसको वैसा ही जीवन जीना चाहिए, ये इसके कहने का मतलब है। ये सामान्य जीवन में भी होता है, जो जिस स्टेटस पर होता है, जो जिस जगह पर काम कर रहा होता है, पूरी सोसाइटी उससे वैसे ही उम्मीद करती है कि वो वैसे ही रहे। ये सोसाइटी की उम्मीद है, और अगर वो उसके अगेंस्ट जाता है तो हम उसे अच्छा आदमी नहीं मानते, मतलब उसे अनस्टेबल मानते हैं। इसका मतलब मेरे कहने का कि अगर मैं एक टीचर हूं तो पूरी सोसाइटी ये सोचती है कि फिर मेरे अंदर जो जीवन शैली मेरी होनी चाहिए वो एज अ टीचर होनी चाहिए। मतलब मैं फिर अलग से कोई ऐसा काम ना करूं जिसे सोसाइटी को देखने पर अजीब लगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी बात है, आप सड़क पे खड़े होकर के चाट के ठेले पर बताशे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं चाट के ठेले पर जाकर बताशे खाने लगूं तो आप सब मुझको देखकर हंसने लगेंगे और दोस्तों को बताएंगे भी कि वो देखो सर खड़े होकर चाट के बताशे खा रहे हैं, वाह भैया वाह। आप खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता? नहीं, मैं नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, और सोसाइटी मुझसे बहुत आइडियल कंडीशन पर उम्मीदें करती है। वो चाहती है कि आप कोई ऐसा गलत काम मत करिए जो सोसाइटी को देखने में ठीक नहीं लगता। आप बताशे खाने तो घर ले जाइए, घर में खाइए। सोसाइटी चाट पे के ठेले पे खड़े होकर के टीचर बताशे थोड़ी दिखाते हैं। ये देखिए, मतलब आप वैसे काम करिए जैसे आप हैं। मतलब कार्बन और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl। तो Cl कार्बन से कहता है कि भैया जिस तुम नेचर के हो वो नेचर रखो, तुम्हारे सामने मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, लिहाजा अपना इलेक्ट्रॉन तुम मुझको दे दो ताकि मैं निगेटिव बन जाऊं, तुम निगेटिव मत बनो, तुम निगेटिव नहीं हो सकते हो मेरे सामने, मतलब Cl के सामने। दिस इज द कॉज, ये यहां के 2 इलेक्ट्रॉन, तुमको अगर याद हो मैंने बताया थोड़े पहले कि Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होते हैं। अभी ये Cl न्यूट्रल है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए तो ये वाला डॉट भी Cl के पास चला जाएगा, तो यहां कितने हो जाएंगे? 8। और यहां जहां 5 थे, जब ये यहां चला जाए कितने बचेंगे? 4। तो फिगर क्या आएगी? फिगर अब आपको कुछ यूं दिखाई देगी, ऐसे। ये देखिए, देखिए यहां पर देखिए, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन न्यूट्रल हो गया। और यहां से जो निकल गया उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, इसको मिला करके 7 पहले ही थे, 1 2 3 4 5 6। अब ये भी इसके पास चला गया तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Cl में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए वो निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये बात ठीक है, अब ये बात ठीक है। ओके, अब
अब मैं आपको बताऊं पहले कुछ ये 1 1 और CD वाली बातें अब इतने सब में क्लियर हो जाएंगी कहां से आएंगी समझिएगा। यहां से क्वेश्चन कंपटीशन में खूब आ सकता है कि इस रिएक्शन को क्या नाम दे सकते हैं। 4-5 ऑप्शन में नाम दे रखा है, आप कहेंगे वो साहब 1 1 E1 CD होगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कैसे होगी ये रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर है, कैसे होगी। अगर वहां पर लिख के आ रहा है कभी टिक वाले क्वेश्चनों में कि रिबन टीमन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, टेट्रामॉलिक्यूलर, तो कैसे बताओगे, लॉजिक क्या है आपके पास। अगर आप बताओ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है तो कैसे बताओगे इसका ऑर्डर 2 होता है, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए ना। ये सारे कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म से आते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, जब मैं इस रिएक्शन की स्टडी करता हूं पहली वाली की, तो प्रैक्टिकल स्टडी बताती है मुझको कि साहब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पाई जाती है। दिस रिएक्शन अकर्स ऑन इक्विलिब्रियम। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो क्या मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूं? यस, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा, इसे कहूंगा मैं एसिड, और एसिड से एक H निकलने के बाद जो बचता है उसका नाम होता है कॉन्जुगेट बेस। मालूम ना बात, ये बात मालूम है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, तो आप कहेंगे Cl माइनस जो है ये कॉन्जुगेट बेस है इस कॉन्जुगेटेड एसिड का। एसिड और बेस में अगर एक H का अंतर है तो उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं, इसमें उसमें एक H का अंतर है। तो मैं यहां पर शॉर्ट लिख दे रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं कॉन्जुगेट बेस की, फिर मैं बात कर रहा हूं बगल में क्या लिखा है, प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वाटर अपॉन, यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ गया क्लोरोफॉर्म, जिसको मैं अपना एक रिएक्टेंट मान ले रहा हूं। कई बार लिखना है तो मैं इसको A मान ले रहा हूं, रिएक्टेंट चलो R मान ले रहा हूं, ये मेरा R आ गया, ये क्लोरोफॉर्म की जगह पर इसको मैंने क्या मान लिया है, पूरे को R मान लिया है। और ये देखिए बेस है, और ये देखिए OH माइनस आयन का मतलब है, ये देखिए बेस आ गया। इसका इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला ये होगा। और आप फर्स्ट ईयर में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां पे बताया गया था कि सॉल्वेंट का एक्टिव मास हमेशा 1 होता है, और इस रिएक्शन में पानी कौन है, सॉल्वेंट। अरे पूरी रिएक्शन हो तो पानी में ही रही होगी, सबको डाला तो वाटर में ही होगा। तो यहां पर लिया भी क्या था मैंने, NaOH। तो कौन सा NaOH होता है यहां पर, कौन सा NaOH था यहां पर, एक्वस NaOH था। ओके, इसका मतलब है यहां पर जो आप पानी देख रहे हो, ये पानी क्या है, यहां पर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का एक्टिव मास क्या होगा, 1। तो ये वाला एरिया तो हो गया यहां से खत्म, ये तो एरिया हो गया खत्म, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1। तो बचा क्या ऊपर, खाली कॉन्जुगेट बेस। ओके, के इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। अब आगे देखिए, यहां से लेकर यहां तक जाना बहुत आसान प्रोसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपसे 2 कंट्रोवर्शियल बातें कही। एक तरफ तो मैंने आपसे कहा था कि ये कंपाउंड बहुत हाई स्टेबल कंपाउंड है, एक तरफ तो मैंने आपसे ये कहा था बहुत हाई स्टेबल कंपाउंड है, और बाद में मैंने आपसे कह दिया कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल का वायलेशन करा दो और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो। एक्चुअल में मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इस हाईली स्टेबल कंपाउंड को बहुत आसानी से ब्रेक कर ले जाए। नहीं, ये कंपाउंड बहुत हाईली स्टेबल है, इसको आराम से हम आगे ट्रांसफर नहीं करा सकते, बहुत मुश्किल आने वाली है। फिर समझिएगा, ये कंपाउंड क्या है, बहुत हाईली स्टेबल है। क्यों हाईली स्टेबल है, ये लॉजिक लगाइए, माइनस 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 इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो यहां पर ये लॉजिक आ रहा है। अगर आपके मन में मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल आ रहा हो तो आप कहिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल बहुत स्लाइटली इफेक्टिव होगा, यहां पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस फैक्टर पर डोमिनेशन आता है। कुल मिलाकर के यहां से यहां हम जाएंगे तो, लेकिन उसके पीछे वजह मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल से ज्यादा कुछ और होगी। वो क्या होगी, हम यहां से यहां जाना चाहते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल के क्वालिटी का आगे चलो मान लो बनाना भी चाहते हैं, लेकिन सर जाएंगे कैसे, ये बहुत हाई स्टेबल है। तो आप कहेंगे इसे घसीट के लेके जाएंगे, जबरदस्ती लेके जाएंगे। कैसे नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे यहां तक आना है, मुझे Cl को नेगेटिव निकालना है। आपके सर बहुत हाई स्टेबल है, अरे मैं पकड़ घसीट के लाऊंगा, मैं पकड़ के घसीट के लाऊंगा, मतलब मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये कह रहा है मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, मैं हाई स्टेबल हूं, और मैं कह रहा हूं भैया Cl माइनस दे दो, इसमें चले जाओ, करा नहीं जाऊंगा। तो मैं पकड़ घसीट के लाया, मुझे एनर्जी लगानी पड़ गई, मुझे टेम्परेचर देना पड़ गया। और किसी को घसीट के अगर कोई काम कराया जाएगा, जबरदस्ती कोई काम कराया जाएगा, तो वो काम बहुत तेजी से नहीं होता है, वो बिना मन के काम करेगा। और जब वो बिना मन के काम करेगा तो तेज काम करेगा कि स्लो काम करेगा? सर वो स्लो काम करेगा, अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, हम करवा रहे हैं।
अगर स्लो काम करेगा तो केमिस्ट्री में स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। यस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में खाली इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में वाटर नहीं है, वाटर किनारे हम इसकी बात कर रहे हैं। हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अगर मैं इसकी बात करूं, वाटर किनारे चला गया, तो यहां से यहां तक आना ये स्लो स्टेप का प्रोसेस है। आप चाहें तो इसका ग्राफ यूं दिखा सकते हैं कि आप ये कहिए सर ये एनर्जी ग्राफ था, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट है। हम थे कहां? हम यहां पर थे, इस जगह पर स्टार्टिंग में, और यहां से हम एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं, और यहां जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसका नाम है कार्बीन। ये आपका इंटरमीडिएट है, ये आपका पांचवा इंटरमीडिएट है। पहला कार्बोनियम आयन, दूसरा कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, फिर से पहले बताया था मैंने बेंजाइन डाउस प्रोसेस में, और अब आया कार्बीन। ये कार्बीन नाम का इंटरमीडिएट आपको यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा, ये आया कार्बीन। तो यहां से लेकर यहां तक के स्टेप में क्या यहां से यहां पर कार्बन अपने आप आ गया? सर जा ही नहीं पाएगा, ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। तो चढ़ने के लिए हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी दी हमने? 340 केल्विन की। पहाड़ चढ़ना है तो कैसा प्रोसेस है? स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप को क्या कहते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पाए जाने वाले नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या कहलाती है? उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो साहब इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक में एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 1 हो गई। तो व्हाई इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन? व्हाई इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन? क्योंकि मैंने कहा कि इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, तो मैंने कह दिया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ओके सर, चलो यूनिमॉलिक्यूलर की बात तो मैंने मान ली। ये सर ऑर्डर 2 लिखा हुआ आपने, लेकिन आपने तो एक बात पढ़ी होगी कि सर स्लो स्टेप के अंदर अगर एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है तो उसका ऑर्डर भी 1 होता है। यस, लेकिन सर इसका ऑर्डर यहां पर 2 होता है। अब ये कैसे बताएंगे? समझिए कैसे बताएंगे। इसको ऑर्डर निकालने के लिए आप एक काम करिए, यहां से लेकर यहां तक आते समय इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। तो आप कहेंगे यहां से लेकर यहां तक का मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहा हूं यहां पर, तो आप कहेंगे गुडबर्ग और वागे के लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है इक्वल टू के इनटू रिएक्टेंट, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ये देखिए, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस, ये बेस अलग चीज है और ये कॉन्जुगेट बेस अलग चीज है। ध्यान देना, ये जो बेस है वो यह लिखा है मैंने, और जो ये कॉन्जुगेट बेस है वो मैं इसे कह रहा हूं। तो जो रेट है इस रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू गुडबर्ग और वागे केमिकल काइनेटिक्स, रेट बराबर के इनटू कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ओके। इसको अगर आप देखिए तो आपको देख के लग रहा होगा कि सर इस रिएक्शन में तो केवल एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी हो गई 1 और इसका ऑर्डर भी हो गया 1। नहीं, चूंकि ये रिएक्शन पीछे इक्विलिब्रियम पर डिपेंड कर रही है। अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं होता तो आपने जितना सोचा है उतना ही ठीक है, लेकिन चूंकि ये रिएक्शन पीछे इक्विलिब्रियम पर डिपेंड कर रही है तो मुझे इक्विलिब्रियम का लॉजिक इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, ये न्यूमेरिकल हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी लगाते हैं अलग से, समझिएगा। यहां पर कॉन्जुगेट बेस दिखाई दे रहा है। क्या कॉन्जुगेट बेस किसी पे डिपेंड कर रहा है? हां, कॉन्जुगेट बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं इस इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकता हूं कि कॉन्जुगेट बेस बराबर हो जाएगा के इक्विलिब्रियम इनटू आर नाम का रिएक्टेंट दैट इज क्लोरोफॉर्म इनटू बेस मतलब OH माइनस। एक ये फिगर आएगी, एक ये फिगर आएगी और एक ये फिगर आएगी। बोलो सही कहा? कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मूला क्या ये बन सकता है? बोलो, बिल्कुल बन सकता है। और अब आप इस कॉन्जुगेट बेस को उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दो। अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको यहां नया फॉर्मूला मिलेगा, के तो एज इट इज, और कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू में एक के इक्विलिब्रियम और आया मल्टीप्लाइड बाय के इक्विलिब्रियम। ये कौन सा के है? ये रेट कांस्टेंट है। ये कौन सा के है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। दोनों के अलग अलग हैं। इनटू रेट आ गया और सॉरी रिएक्टेंट आ गया। रिएक्टेंट के नाम पे मेरे पास कौन है? यहां पर क्लोरोफॉर्म है। इनटू ये कौन सा बेस है? ये OH माइनस आयन आ गया। इनटू ये कौन सा बेस है? ये कॉन्जुगेट बेस है। इट इज योर कॉन्जुगेट बेस। ये आपका यहां पर कॉन्जुगेट बेस बराबर दिस इनटू दिस। तो कॉन्जुगेट बेस बराबर दिस इनटू दिस। तो कॉन्जुगेट बेस तो खत्म हो गया, वो बचा ही नहीं, तो खाली इतना एरिया बचा। यस, इतना एरिया बचा।
के रेट कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्लोरोफॉर्म दैट इज योर रिएक्टेंट, और ये वाला बेस दैट इज दिस। अब आप कहेंगे सर ये भी के है और ये भी के है, तो क्या इन दोनों को मिला करके मैं नया के नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सो सर व्हाट इज योर फाइनल फॉर्मूला? वहां से फाइनल फॉर्मूला क्या आया? तो इस इक्वेशन का जो रेट का फॉर्मूला बना वो बना रेट बराबर के डैश वन, जहां पर के डैश वन का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इनटू क्लोरोफॉर्म इन वन ब्रैकेट इनटू बेस, नॉट कॉन्जुगेट बेस, सिंपल बेस, इनटू OH माइनस आयन इन वन ब्रैकेट। अगर आप यहां से देखिए तो इस रिएक्शन में इसके और इसके एक एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस समय इसकी पावर क्या मानूंगा मैं? 1। और अगर इसके से ऊपर पावर 1 आ रही है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। इसका ऑर्डर 2 है, जबकि इस रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल था, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 थी। अगर ये पीछे इक्विलिब्रियम पर नहीं होती तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होती और इसका ऑर्डर भी 1 होता। ये सब कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए कि कैसे, क्या वजह है कि रीमन टीमन की रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होती है, ये है वजह। क्या वजह है कि इसका ऑर्डर 2 आता है? ये कॉन्सेप्ट है वजह, इसलिए इसका ऑर्डर 2 आता है। और ये फॉर्मूला कहां से आया था? ये बता दिया मैंने फॉर्मूला कहां से आया था। अब क्या बचा? सर इसका नाम E11 E1CB क्यों कहा गया? तो कुछ बातें तो क्लियर हो रही, देखिए कैसे। यहां पर CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस, चूंकि ये रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करती है, कॉन्जुगेट्स के सराउंडिंग में घूम रही होती है, तो मैंने नाम रख दिया कॉन्जुगेट बेस। E का मतलब क्या है? सर E का मतलब है एलिमिनेशन। E का मतलब है एलिमिनेशन। और जितनी भी एलिमिनेशन रिएक्शनें होती है, मैंने आपको पहले बताया है, किसी भी चीज को एलिमिनेट करना केमिस्ट्री में आसान नहीं होता। नॉट इन केमिस्ट्री, इन योर सोसाइटी। किसी बच्चे को स्कूल से रिस्ट्रिक्टेड करना आसान नहीं होता, किसी आदमी को उसकी जॉब से डिसमिस कर देना आसान नहीं होता। मींस कोई भी चीज एलिमिनेट करना कभी आसान नहीं होता। इसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मींस टेम्परेचर। और आपको अच्छी तरह मालूम है एलिमिनेशन रिएक्शनों में टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल ये छुपी हुई एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, अभी दिखाऊंगा कैसे है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये टेम्परेचर से भी पहचान मिल रही थी। ये 1 क्या लिखा हुआ है? ये 1 क्या लिखा हुआ है? ये 1 बता रहा है कि सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। E1, यहां पर E1 का मतलब है इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। और जो पहले आपने E1 पढ़ा था वहां पर भी उसका यही मतलब था। अगर आप देखें E1 की मैकेनिज्म में रिवाइज करिए जा करके, तो वहां पर मैंने बताया आपको E1 में शुरू में जो पहला स्लो स्टेप होता था उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल हुआ करता था, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती थी। लेकिन वो स्लो स्टेप होता था, उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होती थी, उसका ऑर्डर भी 1 होता था। लेकिन यहां थोड़ी सी तब्दीली है, यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 1 है, स्लो स्टेप में मॉलिक्यूल तो 1 है। तो आप कहेंगे सर ऑर्डर भी 1 होना चाहिए। बिल्कुल होता, अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं होता, अगर ये इक्विलिब्रियम ना होता तो वन डायरेक्शन रिएक्शन होती, तो यही इसकी मॉलिक्यूलरिटी होती, यही इसका ऑर्डर होता। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ गया। तो ऐसा काम ज्यादा रिएक्शनों में आपके सिलेबस में नहीं है, 2 ही 3-4 जगह ऐसा काम होता है। तो उनको अलग से डायरी में नोट कर लो कि किन किन जगहों पर हमें ये काम करना है। तो फिलहाल रीमन टीमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां पर ये सारे लॉजिक लगते हैं। तो सर E1CB की बात बताने में सामने आई। ये 1-1 क्या होता है? अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं, ये 1-1 का क्या मतलब होता है। इसे हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये हटा रहा हूं। तो मैं यहां तक की बात कर चुका हूं आपसे, ये सारी बातें हो गई आपसे, ये हट गया, ओके, ये हट गया, ठीक है। देखिए सर, देखिए, तो मैं अब आपको E1CB और E2 में कंपेयर कराता हूं, जरा देखिएगा। E1CB और E2 में, E1 को कंपेयर कराने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है कि मेनली यहां पर खेल E2 और E1CB का होता है। अगर आप E2 रिएक्शन आपको पढ़ी हुई हो और नहीं पढ़ी हो तो लेक्चर देखिए पीछे मेरा जाकर के, मैंने E2 पढ़ाया वहां पर। तो वहां पर मैंने आपसे कहा है कि सपोज करो ये एग्जांपल है मेरे पास, सपोज करो ये मेरे पास एथाइल क्लोराइड है, इट इज योर एथाइल क्लोराइड। और अगर आप इसके ऊपर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लगाते हैं तो E2 का मतलब होता है एक ही स्टेप में सारा काम हो जाए, कंसल्टेड रिएक्शन, एक बॉन्ड का बनना और एक बॉन्ड का टूटना एक साथ हो जाए। तो क्या होगा, ये जब बेस इस पर अटैक करेगा तो ये वाली बॉन्ड यहां जाएगी और ये वाली बॉन्ड बाहर निकल जाएगी। तो बोलो आंसर क्या आएगा?
आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, अगर ऐसी कोई रिएक्शन होती है तो हम कहते हैं वो E2 है, इट इज E2। हल्की से हिंट करिए, बाकी आप वहां पर पढ़ेंगे। मैं E1 CB से कंपेयर करता हूं, कब काफी कुछ काम ऐसे ही होगा, हल्का फर्क देखिए क्या होता। ये होती है E1 CB रिएक्शन। पहले जरा रिएक्टेंट पे डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, रिएक्टेंट पे डिफरेंस क्या आ रहा है। जहां पर एक Cl था, अब की मैंने वहां पर 2 Cl ले रखे हैं। ये क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, अगर मैं यहां पर कोई बेस लगाऊं और ये बेस यहां पर अटैक करे तो अब की ये सीधे यहां पर आकर डबल बॉन्ड नहीं बनाता, अब की ये पहले यहां पर अपनी बॉन्ड को तोड़कर एक कार्बेनाइन बनाता है। अब की ये अपनी इस बॉन्ड को पहले तोड़कर एक कार्बेनाइन बनाता है, और अगर कार्बेनाइन बनाएगा तो इसका अगला जो आपको आंसर दिखाई देगा वो दिखाई देगा H निगेटिव, C के ऊपर Cl और H। अब आप पूछेंगे सर कार्बेनाइन क्यों बनाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बेनाइन को आगे लगे हुए -I इफेक्टेड कंपाउंड, जिनको हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, ये इसे क्या कर रहे होंगे, स्टेबलाइज कर रहे होंगे। तो सर ये काम यहां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां Cl के निकल जाने के बाद अगर आप यहां निगेटिव ले आते तो कोई उसे स्टेबलाइज करने वाला नहीं होता है। दिस इज द कॉज, अगर कभी आपके किसी सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप के अलावा और भी कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो फिर आप हमेशा पहले कार्बेनाइन बनाएंगे, फिर अगले स्टेप में आंसर देंगे। अगले स्टेप में ये यहां जाएगा और फिर यहां से एक लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और अब आप कहेंगे कि सर यहां पर आंसर CH2 डबल बॉन्ड और यहां बचेगा CHCl। अब आप कहेंगे सर यहां पर आंसर कुछ ऐसा आएगा, डबल बॉन्ड आई तो, लेकिन कार्बेनाइन के थ्रू आई, और यहां पर डबल बॉन्ड सीधे आती है। अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो उसे हम E2 कहते हैं, अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो उसे हम E1 CB कहते हैं। समझ ले CB क्यों कहा, क्योंकि आपने H+ आयन को निकालने के बाद जो कंपाउंड बनाया, इसमें और इसमें एक H का अंतर है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस के थ्रू होती है, CB कॉन्जुगेट बेस के थ्रू, जबकि यहां पर कॉन्जुगेट बेस नहीं बनता। तो ये फर्क था E2 और E1 CB में। अब सर ये 1-1 क्या मतलब है, आप इन जनरल अगर बुक में देखें तो आपको खाली E1 CB लिखा दिखाई देगा, कभी 1-1 नहीं लिखा होता। एक्चुअल में वहां जब 1-1 नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब 1-2 होता है, जब 1-1 नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट 1-2 होता है। अब 1-2 क्यों होता है, यहां चेक करो, तुमने H कहां से निकाला, मान लो लोकेशन नंबर 1 से, और फिर तुमने Cl कहां से निकाला है, लोकेशन नंबर 2 से। इन जनरल H और Cl अलग अलग जगह से निकलता है, हमेशा 1 और 2 से, तभी डबल बॉन्ड आती है। इसलिए हम इसका नाम कॉन्जुगेट बेस 1-2 रिएक्शन कहते हैं, या फिर हम कुछ नहीं लिखते तो मान लेते 1-2 ही होगा वहां पर। लेकिन यहां देखो, यहां तुमने इस वाले कार्बन को 1 नंबर माना था, कोई दूसरा कार्बन था ही नहीं, तुमने यहीं से H निकाला और कुछ देर के बाद तुमने यहीं से नंबर 1 से Cl निकाल दिया, जहां से कार्बन निकाला वहीं से Cl निकाला। दिस इज द कॉज, ये 1-2 नहीं है, ये 1-1 रिएक्शन है, H भी वहीं से और Cl भी वहीं से। तो ये बताया मैंने आपको कंपटीशन के लिए आने वाले जितने संभव क्वेश्चन हो सकते हैं। कॉपी करिए मेरा, यस। तो मैकेनिज्म से उठने वाले जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने बताए, और मैं इसे हटा रहा हूं। अब मैकेनिज्म मेरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो पहले स्टेप में ही रुके हुए हैं हम लोग। जो बातें आती जा रही हैं उनको मैं ओपन करता जा रहा हूं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अगर ये बातें वापस आए तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए, यहां पर भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है छुपी हुई, इसको भी हमें पढ़ लेना चाहिए। ये कार्बीन, आपको मालूम होना चाहिए यहां पर जो कार्बीन बना उसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। यस, अब सिंगलेट कार्बीन को सिंगलेट क्यों कहते हैं और ट्रिपलेट को ट्रिपलेट क्यों कहते हैं? सिंगलेट कार्बीन हमेशा फोटोकेमिकल रिएक्शन बनता है, इसका मतलब है ये जो कार्बीन है वो सिंगलेट नहीं है, वो ट्रिपलेट है। सिंगलेट केवल यहां बनता है, खैर डजंट मैटर। कहते क्यों हैं, सुनिए सुनिए वो कहते हैं। एक्चुअली ये कार्बीन 2 तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनों को अरेंज कर सकता है, या तो वो ऐसे अरेंज कर रहा होगा जहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, या फिर वो अपने को ऐसे अरेंज कर रहा होगा
जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही घर में। क्या कोई और संभावना हो सकती है? अरे भाई दो लोग हैं, या एक साथ बैठेंगे या अलग अलग बैठेंगे, और क्या हो सकता है? तो या तो एक साथ बैठेंगे या अलग अलग बैठेंगे। अब जब वो एक साथ बैठेंगे तो एक का स्पिन ऊपर और एक का स्पिन नीचे, और आपको मालूम है केमिस्ट्री का रूल, जब स्पिन अपोजिट होते हैं तो उसका जो स्पिन होता है वो हम एक का मानेंगे प्लस हाफ और एक का मान लेंगे हम माइनस हाफ। अगर एक का प्लस हाफ है एक का माइनस हाफ है तो रिजल्टेंट इन सब का सब क्या आया? इसका सम आया 0, एक प्लस और एक माइनस। सही। और जब वो अलग अलग घर में है तो हमने इसको भी दिया प्लस हाफ, और पहले वाले को हमेशा क्या मानते हैं? प्लस हाफ। हर घर में पहले वाले को प्लस हाफ मानते हैं। तो ये प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन कितना आया इसका? इसका टोटल स्पिन 1 आया। अब टोटल स्पिन निकालने का जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है वो होता है, किसी कंपाउंड के टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है 2s+1। ये किसी कंपाउंड के टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है। तो इसका s कितना आया है? इसका s1 आया है। कंप्लीट उठाओ फॉर्मूला रखो, तो यहां रखोगे 2 × 1+1, तो आंसर क्या आएगा? 3। हम समझ गए सर ये ट्रिपलेट है, 3 आ रहा है ट्रिपलेट। यहां देखिए, यहां पर आप कहेंगे टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? 2s+1, और यहां पर s की वैल्यू कितनी आई थी? 0। यहां 0 रखो, आंसर क्या आया? 1। हम समझ गए कि सर आप इसे सिंगलेट क्यों कहते हैं। तो कार्बन दो तरह के होते हैं, ट्रिपलेट और सिंगलेट, ये बता दिया मैंने। अब बात आगे बढ़ती है, बात को अब यहां से हम आगे बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम में ही बात अभी आगे बढ़ रही है। ओके, तो कार्बीन तक हम पहुंच गए हैं। भाई मेरे ख्याल से कितनी बातें खत्म हो गई हैं। इसका और इसका कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। अब इन तीनों की बातें खत्म। अब बात उठती है इसकी। अब मैं यहां पर आता हूं, तो मैंने कहा कि अब बात उठती है फिनॉल की। फिनॉल बहुत अच्छी तरह मालूम है आपको, फिनॉल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। नाम है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड HO पर लगा है, ये पहले से एक्टिव है। ऊपर से आपने मीडियम दे रखा है बेसिक, तो बेस के सामने तो फिनॉल कहेगा मैं बहुत बढ़िया बेस हूं, बहुत बढ़िया एसिड हूं। इसका मतलब है बेसिक मीडियम की वजह से ये कंपाउंड तुरंत अपना H का साइन छोड़ देगा और क्या बना लेगा? सोडियम नाम का सॉल्ट, सोडियम फेनॉक्साइड नाम का सॉल्ट बना लेगा। ये देखिए, क्योंकि पूरा रिएक्शन पूरा मीडियम एक्वस मीडियम में है, पानी में है, तो सॉल्ट आप दिखा भले दीजिए लेकिन वो साथ साथ थोड़ी नहीं रहता है। नमक तुम्हारे हाथ में है तो साथ साथ है, पानी में डाल दोगे तो पूरे में अलग अलग टहल रहा होगा। इसका मतलब है अब आपको यहां पर Na दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये मिल गया आपको फेनॉक्साइड आयन। इसका मतलब है ये मिल गया आपको फेनॉक्साइड आयन। समझ रहे हो ना? NH के पेपर में चिपका नहीं बैठा होगा, वो तो हम खाली इसलिए ऑन द पेपर दिखाते हैं ताकि मैं न्यूट्रलिटी दिखा पाऊं कि पूरा सोल्यूशन न्यूट्रल है। फिलहाल Na अलग टहल रहा होगा। आप देखिए क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस का रेजोनेंस लग रहा होगा? मैंने आपको रेजोनेंस का लंबा लेक्चर भेजा है, उसको आपने देखा होगा। उसमें मैंने एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिशन तक की सारी बातें बताई हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा होगा और बाहर क्या मौजूद है? लोन पेयर और माइनस। और मैंने कहा था बाहर की तरफ लोन पेयर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर भेजता है, मैंने बताया वहां पर प्लस मीसोमेरिक इफेक्ट। और जब डबल बॉन्ड होती है बाहर तो इलेक्ट्रॉन घसीटता है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन अंदर भेज रहा होगा। अच्छा, O पर माइनस क्यों आ गया समझ गए ना? O के ऊपर 2 लोन पेयर, O के ऊपर 2 लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं O के ऊपर? 1 2 3 4 5 6। O का एटॉमिक नंबर 8, 2,6 आउटर में 6 होने चाहिए है, लेकिन H के पास कितने होने चाहिए? 1, वो भी है। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो अब O के पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। O के पास होने चाहिए 6, आ गए 7, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। दिस इज द कॉज आप कहते हैं कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर ये अंदर जाएगा, तो ये वाली बॉन्ड निकलकर बाहर आएगी और आपको मालूम है यहां पर H अंडरस्टूड है, सभी पॉइंटों पे H अंडरस्टूड है, यहां भी अंडरस्टूड है। अगर ऐसा हुआ तो बोलो अगली फिगर क्या आएगी? तो आप कहेंगे सर अगली फिगर आएगी यहां पर डबल बॉन्ड, अब यहां पर 2 लोन पेयर बचे, गिन के देख लो यहां पर कुल ऑक्सीजन, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन 6 है इसलिए न्यूट्रल हो गया। इस वाले कार्बन पर पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे?
यहां पर थे 1 2 3 4, इसलिए न्यूट्रल था। लेकिन जब आप ये इलेक्ट्रॉन बाहर लेके आएंगे तो अब यहां पर कौन कौन सी बॉन्ड है, ये बॉन्ड खत्म हो गई, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। लेकिन जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कूद कर बाहर आ गए वो भी तो दोनों यहां पर आ गए होंगे, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 होने कितने चाहिए थे, 4, एक ज्यादा हो गया तो माइनस नहीं लगाओगे, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज जैसे लगती थी वैसे लगा दी। ये फिगर आ गई। अब इतनी फिगर आने के बाद ये कार्बीन इस पर अटैक करेगा। अब आप कहेंगे सर अजीब लग रहा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपेल कैसे करेगा? अरे नहीं भाई, किसी भिखारी के डब्बे में पैसे देखकर क्या तुम ये कहते हो कि बड़ा अमीर आदमी है? अगर तुम किसी भिखारी को भीख देने जा रहे हो और वहां पर 100-150 रुपए पहले से रखे हुए हैं, तो क्या तुम कहोगे अमीर आदमी है? अगर नहीं कहोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन देखकर तुम अमीर क्यों कह रहे हो? चेक करो, ये अपनी सारी जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है। भिखारी उसी को कहते हैं जो अपनी जरूरत पूरी ना कर पा रहा हो। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, चेक करिए तो और कंप्लीट कार्बन में ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही। 4 तो मैं इसके सेंटर गिनवा रहा था। अगर मैं पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी और ऑक्टेट देखूं तो इसके पास ओवरऑल टोटल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है इसके पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है बेटा उसी को तो इलेक्ट्रोफाइल कहते हो, उन्हीं को तुम नाम देते हो इलेक्ट्रोफाइल का। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के होते हैं, या तो वो न्यूट्रल होगा या फिर वो चार्ज विथ पॉजिटिव होगा। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। यस, ठीक है, इन्हीं को आप लुईस एसिड भी कहते हैं। ओके, अब ये वाला CCl2 यहां पर ले आओ। ये देखो, जो CCl2 है वो यहां पर आ गया, और यहां पर आपके पास ये लोन पेयर है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। यहां इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। इसलिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा कि ये इसको देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कम वाले को देगा, लिहाजा इलेक्ट्रॉन यूं भागेगा। अब ध्यान से देखो तो इस कार्बन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने कार्बन के पास अपने 4 हैं। देखना, कभी मैं 4 बोल रहा हूं, कभी मैं 6 बोल रहा हूं। जब मैं 4 बोलता हूं तो वो कार्बन के अपने होते हैं, और जब मैं 6 बोलता हूं तो मैं ये दिखाने के लिए बोलता हूं कि ओवरऑल इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही। तो 4 और 6 में कंफ्यूज मत करिएगा। अब इसके पास 4 है, इसके पास 5 है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस दोनों के बीच बॉन्ड बनेगी। जब बॉन्ड बनेगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो जहां 4 है वहां कितने हो जाएंगे, 5। और 5 होते ही कार्बन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जहां 5 है वहां कितने बचेंगे, 4, और 4 होते ही वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या इसकी अगली फिगर आप यूं दिखा सकते हैं? तो क्या इसकी अगली फिगर आप यूं दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड और इस वाले C के साथ एक H तो था ही, और ये देखिए बॉन्ड बन गई, और यहां पर देखिए ये लोन पेयर आ गया, और ये देखिए 2 Cl, ये देखिए ऐसे। अब गिनिए, अब इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। 1 2 3 4 5, एक ज्यादा हो गया इसलिए माइनस। एक ज्यादा हो गया मतलब कार्बन के पास आउटर में 4 ही तो होने चाहिए थे, 5 हो गए माइनस। और यहां गिन के देखिए, यहां पर कार्बन के पास वापस 4 हो गए, इसलिए जो -4 था वो यहां से हट गया। तो ये फिगर आ गई। लेकिन इस पूरी घटना में अच्छे भले एक एरोमेटिक कंपाउंड को तुमने बर्बाद कर दिया। एक अच्छा भला एरोमेटिक कंपाउंड यहां तक आते आते नॉन एरोमेटिक हो गया। अब इस कंपाउंड को एकदम से याद आया कि अरे मेरी तो एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, मैं तो डिस्टेबलाइज हो गया हूं। अब वो कहता कुछ नहीं, मुझे स्टेबलाइज करिए, पहले मुझे स्टेबलाइज करिए। तो क्या होगा, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो C और H के, ये चार्ज जो मैंने लिखा था वो कार्बन के लिखे थे, ये जो C और H के 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो वो अंदर आएंगे ताकि इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाए, डबल सिंगल। लेकिन यहां जब आएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी पहले ही 4 है, तो जब ये अंदर आएगा डबल 5 हो जाएगी। 5 ना हो इसलिए ये वाला माइनस ऊपर बाहर चला जाएगा, और अगर ये वाला माइनस ऊपर चला गया तो इसकी जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो कैसी होगी, देखिए इसकी जो नेक्स्ट फिगर होगी वो कैसी होगी। यस, तो इसकी नेक्स्ट फिगर कैसी बनेगी, इसकी नेक्स्ट फिगर बनेगी कुछ ऐसी।
अब यहां पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगी बॉन्ड, ये हो जाएगी बॉन्ड, ये हो जाएगी बॉन्ड, यहां पर है C पर माइनस, यहां है 2Cl और यहां से फ्री हो गया है H प्लस आयन, यहां से ये फ्री हो गया। अब यहां पर फिर कॉम्पिटिशन क्वेश्चन बनता है। कुछ देर तक कॉम्पिटिशन क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, यहां से लेकर यहां तक कोई कॉम्पिटिशन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, यहां पर एक कॉम्पिटिशन क्वेश्चन बनने जा रहा है। अभी इससे पहले ये कॉम्पिटिशन क्वेश्चन मैंने बनाया था आपको, तो मैकेनिज्म का पढ़ने का मजा क्या है, उससे डेवलप होने वाले बीच बीच के क्वेश्चनों पर ध्यान देना होगा आपको। अब यहां क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में ये आएगा, कैसे आएगा बताऊंगा अभी, फिलहाल समझिए। ये वाला H यहां जाएगा कि यहां जाएगा, इस पॉइंट को लेकर के वो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में डेवलप करेगा। कैसे बनेगा क्वेश्चन बताऊंगा अभी, फिलहाल तो बताओ ये यहां जाएगा कि यहां जाएगा। तुमको पहली नजर में देख के लग रहा होगा सर कहीं भी जा सकता है, दोनों निगेटिव हैं। ज्यादा कर लग रहा होगा तुमको लगेगा सर यहां जाएगा, सर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये पहले घसीट लेगा। साहब ये वाला जो H है वो हमेशा यहां जाएगा, यहां कभी नहीं जाएगा। अब मुद्दा होता है क्यों? अरे भाई जो डिस्टेबलाइज है उसे स्टेबलाइज करोगे ना, जो पहले से स्टेबल है उसे स्टेबलाइज करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। कैसे डिस्टेबलाइज है? सब डिस्टेबलाइज की वजह है कि ऑक्सीजन एक हाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, ये तो रेजोनेंस है ही, तो इधर भी डबल बॉन्ड सिंगल माइनस, तो रेजोनेंस से फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल, O पर नेगेटिव और कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसलिए अगर मैं कार्बन और O में कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा नहीं भाई O पर नेगेटिव ज्यादा देर तक रहना चाहिए, वो ज्यादा अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन है। दिस इज द कॉज, पहले आप इस H को सही करिए और ऐसा करते ही आपके पास जो नेक्स्ट फिगर आएगी आप कहेंगे वो नेक्स्ट फिगर मेरे पास कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये हो जाएगा आपके पास O माइनस और ये बन जाएगा आपके पास CH के ऊपर 2Cl। ये देखिए अभी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन कैसे बनेगा बताऊंगा, फिलहाल यहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन का बनेगा। यहां पर मैंने बना दिया क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, बताऊंगा अभी कैसे बनता है। फिलहाल ध्यान रखेंगे कि यहां से जो निकलेगा वो यहां जाएगा, यहां नहीं जाएगा। अब यहां तक करते करते आपने फिनॉल के ऊपर डाइक्लोरोकार्बन का अटैक करा दिया था। आपने कितने NO शुरू में लिए थे? 3। अब तक आपने कितने NO यूज किए हैं? अब तक आपने कितने NaOH यूज किए हैं? अब तक आपने जो NH यूज करे हैं वो वहां पर एक करा था आपने किस वाले केस में, जब आप क्लोरोफॉर्म से डाइक्लोरोकार्बन बना रहे थे तो वहां पर एसिडिक नेचर, वहां पर आप एक बात कर रहे थे। और यहां पर आपने NH जो लिखा था वो कहीं वर्किंग में नहीं आया है, तो मैं अभी यहां पर NH नहीं लिख रहा हूं, ये खाली मीडियम बेसिक है, रिएक्शन नहीं हुई है। वहां तो रिएक्शन हो गई थी, वहां तो डाइक्लोरोकार्बन बन गया था, HCl निकल गया था, रिएक्शन हो गई थी, वहां पर NaCl वाटर बन गया था, दिखा दूंगा अभी मैं। यहां पर आपको NaOH की रिएक्शन होती हुई दिखाई दे रही है, तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के आपने 3 NaOH लिए थे, एक आपने डाइक्लोरोकार्बन बनाते में यूज कर लिया था, 2 बचे हैं अभी आपके पास, वो दोनों NaOH उठाकर यहां लिख दीजिए। एंड इट इज अ सिंपल SN1 और SN2 टाइप रिएक्शन, सिंपल हाइड्रोलिसिस। मुझे यहाँ पर आवश्यकता नहीं जानने की कैसे SN1 है कैसे SN2 है, बस आप लिविंग ग्रुप को बाहर निकालिए और OH को वहां पर बैठा दीजिए। और यदि ऐसा हुआ तो यहां पर जो अब आपको आंसर दिखाई देगा वो ये माइनस, और इस C के ऊपर आ जाएंगे 2 OH, और ये 2 OH में जानबूझकर रिप्रेजेंट ऐसे कर रहा हूं, और ये फिगर, और यहां से निकल गया 2 NaCl, 2 NaCl, 2 3 निकलने थे, 3 NaCl बैलेंस में निकलने थे, 2 यहां निकाले हैं, और एक कार्बीन बनाते समय एक NaCl वहां पर निकाल दिया मैंने, वो शो नहीं किया था, मैं शो कर दूंगा अभी बैलेंस फाइनल इक्वेशन में। तो यहां पर ये हो गया। अब आगे सुनिए, यहां पर देखिए ये कंपाउंड के बनते ही यहां पर ये वाला H और ये वाला O एक दूसरे से फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि ये वाला O इलेक्ट्रॉन इधर घसीटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे यहां पर एक रिंग बन जाएगी, वन रिंग इज हियर। लेकिन ध्यान से अगर ओपन करके देखो इसको, तो ये कार्बन 4 बॉन्डों से बंधा हुआ है, और चारों तरफ कौन सी बॉन्ड है? सिग्मा। दिस इज द कॉज ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया? sp3। अगर ये sp3 हो गया तो यहां का एंगल होना कितना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एंगल तुमको दिख कितना डिग्री रहा है? 90 डिग्री।
एंगल होना चाहिए 109, दिख रहा है 90। इस घटना को हम कहते हैं रिंग स्ट्रेन। और फिर से आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है प्रेशर, दिमाग का प्रेशर। जब स्ट्रेन होता है तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और जिससे मेरी स्टेबिलिटी क्या करेगी, गिर जाएगी। लिहाजा एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहा हूं वाला पार्ट, मैं मिटा रहा हूं। जिससे इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी गिर जाएगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी गिर जाएगी तो इसे अपने अंदर कुछ चेंज लाने पड़ेंगे ताकि ये वापस स्टेबलाइज हो पाए, ताकि ये वापस स्टेबलाइज हो पाए। तो कैसे चेंज लाएगा ये अपने अंदर? चेंज देखते हैं इसके, कैसे चेंज लाएगा? यस, चलिए चेंज देखिए। तो यहां से स्टेबिलिटी को लाने के क्या करेगा, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा। अगर यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए, एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाने पर कौन सी घटना है ये? एलिमिनेशन। तो सिंगल वाली बॉन्ड यहां पर क्या हो जाएगी? डबल। तो मैं यहां पर मोटे रोटेशन नहीं दिखा रहा हूं, सीधे मैं कह रहा हूं पानी निकल गया, डबल। अगर पानी निकल गया तो बचा क्या? अगर पानी निकल गया तो बचा क्या? बचा ये सिंगल O और ये बचा H। ये तो बचा, तो ये वाटर निकल गया तो बचा क्या? ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड। बस अब कॉमन सेंस से O की वैलेंसी 2 और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लिहाजा डबल बॉन्ड आनी चाहिए। और आपको मालूम भी है एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंगल वाली बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाती है? डबल में। ये रे कंपाउंड आ गया। लेकिन सर अभी ये और नेगेटिव न्यूट्रल कहां हुआ है? हाँ करेंगे। अब हम करेंगे इसका क्या? अब हम करेंगे इसका एसिडिफिकेशन। और यहां से फिर क्वेश्चन डेवलप होता है कंपटीशन का। कैसे डेवलप होता है बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट है कंपटीशन का बताऊंगा अभी। अब आपको एसिडिफिकेशन करने के लिए आपने क्या डाल दिया इसके अंदर? H+ आयन बाय द HCl और ये वाला H अब यहां अटैक करेगा। और यदि आपने ऐसा किया तो अब आपको मिलेगा ये OH और ये मिलेगा आपको ये कंपाउंड। बन गया सर एसिडिक। सर मैकेनिज्म पढ़ने से फायदा क्या है? मैकेनिज्म पढ़ने से फायदा ये है कि इससे बीच में कितने क्वेश्चन कॉम्पिटिशन का डेवलप हो सकते हैं वो आप जान पाएंगे। अदरवाइज आप जान ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। जैसे कि ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, इसका ऑर्डर 2 क्यों है, इसका फॉर्मूला ये क्यों है, ये 1,1,E1,Cl क्यों कहलाती है, इतना। और अब एक क्वेश्चन मैंने कॉम्पिटिशन का आपको यहां बताया, एक क्वेश्चन मैंने कॉम्पिटिशन का यहां बताया तो मैंने मिटा दिया है। अब देखिए इस मैकेनिज्म से मैं 2-3 कॉम्पिटिशन क्वेश्चन डेवलप करता हूं जो मैकेनिज्म से ही आएंगे। जिनको मैकेनिज्म मालूम है वही आंसर बता पाएंगे। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो एसिड का H है वो यहां जाता है। मैं बात हिंट कर दूं आपको, ये जो H है वो कहां से आया था? ये H पहले यहां पर लगा था जो यहां पर आया है, और यहां पर जो H आता है वो कहां से आता है? एसिडिक मीडियम से आता है। ध्यान दीजिए इस बात पर। यहां पर जो H आता है वो यहां से आता है, जो यहां पर H लगा हुआ था। यहां पर जो H आया है वो यहां से आता है, और जो यहां पर H आता है O के ऊपर वो एसिडिक मीडियम से आता है। आप उल्टा मत कर दीजिएगा कि एसिडिक मीडियम वाला H हम यहां भेज देंगे और जो यहां वाला H है वो यहां भेज देंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। चलिए हटा रहा हूं और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं दिस इज माई फिनॉल, और इस फिनॉल पर यहां पर H लगा है, और इस फिनॉल पर यहां पर D लगा है। D मतलब ड्यूटेरियम, बाकी पे मुझे मतलब नहीं है। अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और 3 से कराऊं तो बोलो दोनों केसों में आंसर क्या है? अब जिसको मैकेनिज्म मालूम है वो आंसर सही देगा। वो कहेगा सर यहां पर आंसर आएगा। अच्छा, ये पहले स्टेप में ये मैंने कराया है, और दूसरे स्टेप में मैंने एसिडिक मीडियम के लिए H+ साइन दिया है, ये दोनों। तो आप कहेंगे सर जो आंसर आएगा वो आएगा OH
CHO, और यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा OH CDO। ये H यहां पर इसलिए आया क्योंकि आपने बताया था कि जो यहां पर H होता है वही यहां पर आता है, और यहां पर D इसलिए आया क्योंकि जो यहां D होता है वो यहीं पर आता है। ये केवल वो समझ पाएगा जिसको मैकेनिज्म मालूम है। मैकेनिज्म में मैंने बताया है कि कौन सा H कहा जाता है। H है तो यहां पर H आया, और D है तो यहां पर D आया। और यहां पर जो आप H देख रहे हैं, यहां पर जो आप H देख रहे हैं, मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था कि जो एसिडिक मीडियम का H होता है वो यहां जाता है। तो ये देखिए एसिडिक मीडियम का H यहां चला गया। ठीक, अगला देखिए। अगर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे देता कि मान लो मेरे पास एक फिनॉल है, मान लो मेरे पास एक फिनॉल है, और मैं दो कंपाउंड पूछ रहा हूं कि क्या आंसर आएंगे, और मैं इस पे लगा रहा हूं क्लोरोफॉर्म और 3KOH। एक बार मैंने फिनॉल लिया है, यही कंपाउंड लिया है, बस सेकंड स्टेप में, इट इज माय फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में एक बार मैंने इस पर एसिडिक मीडियम का H दिया है, और एक बार मैंने इसको D से D का एसिडिक मीडियम दिया है। मतलब मैंने आपको एक बार H+ आयन एसिडिक मीडियम बाय द H+ आयन, और एक बार एसिडिक मीडियम बाय द D। अब जिसको ये मालूम है कि H और D का क्या खेल होता है, तो तुरंत समझ जाएगा कि सर यहां पर जो आंसर आ रहा है वो तो OH CHO ही आएगा, क्योंकि आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं H मान लूंगा, और यहां पर जो आंसर आएगा वो OD आएगा, और ये देखिए CHO आएगा। यहां कुछ नहीं बताओगे तो मैं बाय डिफॉल्ट H मानूंगा। अब तुमने यहां पर D दिया है तो मुझे मालूम है ये एसिडिक मीडियम यहां जाता है और ये एसिडिक मीडियम यहां जाता है। तो ये आपको खेल समझना है कि H और D का और एसिडिक मीडियम का खेल क्या होता है, और ये मैकेनिज्म से ही आता है। एक बात और हटाओ, एक बात और। अब अगर मैं आपसे कहूं इसे बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये मेरे पास फिनॉल है, अभी मैं आपको इस पर दे रहा था क्लोरोफॉर्म और 3KOH। सपोज करो मैं तुमको क्लोरोफॉर्म ना दूं, CH Cl Br और I दे दूं, Cl Br और I, और साथ में 3KOH दे दूं, तो सोच के बताओ कि क्या ये रिएक्शन ये रिएक्शन रीमन टीमन है कि नहीं। ये इसके साथ तो रीमन टीमन है, आपको मालूम है, ये इसके साथ तो रीमन टीमन है, आपको मालूम है, आप इसका आंसर जानते हो। मैं इसका आंसर पूछ रहा हूं, ये कैसा रीमन टीमन है कि नहीं है, ये भी रीमन टीमन है। आपको इसको देखकर डरना नहीं है, आप ये कहिए कि सर ये कंपाउंड बेसिकली है तो यही, ये Cl, ये Br और ये I, Cl Br I। इसे क्या फर्क पड़ता है, जब रिएक्शन शुरू होगी तो पहली बार कौन निकल जाएगा, H+ आयन, और H निकल जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर निगेटिव आयन आएगा। फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार रिएक्शन में यहां से जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा पहले वो निकलेगा। ये देखिए खास बात, अगर यहां Cl Br I तीनों है, बल्कि इवन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए। Cl Br I में से पहले कौन निकलेगा, जब तीनों Cl होंगे तो कोई भी निकाल दो, लेकिन Cl Br I है तो आप पहले पता करो I कहां से आता है, HI से, Br आता है HBr से, HCl से और HF से। मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और फुगासिटी के लेक्चर बताया है ये बात। सबसे अच्छा एसिड कौन है इसके अंदर, ये एसिड अच्छा है तो बेस क्या होता है, उल्टा होता है। एसिड अच्छा, बेस खराब, और लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। एसिड अच्छा तो ये है बेस, बेस खराब तो उससे आएगा लिविंग ग्रुप। मैंने आपको ये बात न्यूक्लियोफिलिसिटी और फुगासिटी के लेक्चर में डिटेल में पढ़ाई है, उस लेक्चर को आपने तक पढ़ लिया होगा तो आपके पास समझ में आ गई होगी। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन हुआ, I, मींस कुछ देर के बाद सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, I निकलेगा, और उसके बाद अब आपको फिगर क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी। अब आपको फिगर ये मिल जाएगी। वहां पर डाइक्लोरोकार्बन बनता था, यहां क्लोरोब्रोमोकार्बन बनता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद ये पूरा कंपाउंड, और उसके बाद ये पूरा कंपाउंड कहां अटैक कर देगा, और उसके बाद ये पूरा कंपाउंड कहां अटैक कर देगा, आपको याद है। इसके बाद आप ये कंपाउंड बनाया करते थे, ये देखिए उस वाले के साथ 2 Cl लगाते थे, अब की 2 Br लगा दी, उससे क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद आप क्या लगाते थे, NaOH, यहां से एक NaCl निकल गया, यहां से एक NaCl निकल गया। तो जब Cl Br अल्टीमेटली निकल ही गया तो फिलहाल यहां पर इससे
मैकेनिज्म के अंदर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन बस आपके डर को दूर करना था मुझको। क्लोरोफॉर्म दिख रहा है तो आप नहीं डरते हैं, लेकिन आपको ये दिखता है तो आप सब पका जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ये कंपाउंड कहां से आ गया, तो आपको उसको देख के डरना नहीं है। क्लोरो Br लिखा हो या CH Br2I लिखा हो या CH I2Br लिखा हो या CH फ्लोरीन Cl2 लिखा हो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिलाकर 3 हेलोजन होने चाहिए बस। यहां 3 एक जैसे हैं, यहां तीनों डिफरेंट हैं, कोई ये 2 1 ये 2 ये 1 ये 1 ये 2, कोई 3 हेलोजन हो, ऐसी ही वर्किंग होगी। इसको देखकर डरने का नहीं, इसको देखकर डरने का नहीं। ओके, तो ये बताई मैंने आपको कंपटीशन वाले बच्चों को एक पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप और वीडियो देखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझसे आप पूछिएगा बाय द चैट। अब यहां से हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड को और हाई करते हैं, और कंपटीशन वाले बच्चों को यहां से एक और अच्छी बात बताते हैं। देखिए कैसे, ये कह रहा हूं, ये कंपटीशन का आप मान सकते हैं कि नीट वाला पार्ट हो सकता है, मेडिकल में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जेई में क्वेश्चन यहां से नहीं आते। जेई में क्वेश्चन थोड़ा सा वो और टफ करेगा, और ये हटा रहा हूं मैं। अब जरा जेई वाले क्वेश्चनों के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता हूं। जरा ये कंपाउंड देख के बताओ पहले मुझको, मैं पढ़ा आपको रीमन डिमोनियम, मुझे देख के बताओ ये कंपाउंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है। दिस कंपाउंड इट इज पेंटासाइक्लोडाइईन, पेंटासाइक्लोडाइईन, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब जिन बच्चों ने एरोमेटिसिटी का लेक्चर मेरा नहीं पढ़ा है उनको समझ में नहीं आएगा। एरोमेटिसिटी पढ़िए जाकर के, और वहां पर आप पाएंगे कि एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि कंपाउंड में अगर फॉरेन सिस्टम होता है तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है, और ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ है, साइक्लिक है तो प्लेनर मैं बाय डिफॉल्ट मान ले रहा हूं कि प्लेनर होगा, 99.9% साइक्लिक मॉलिक्यूल प्लेनर हो, मैं मान लेता हूं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो प्लेनर होगा, और अच्छा लॉजिक दे रहा हूं, sp2 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर होने की काफी संभावना है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है, वो ये है, सॉरी, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक मत कहिए, और एक बात कहिए, एंटी एरोमेटिक भी कब होगा, जब कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन है नहीं, डबल सिंगल डबल है, आगे है नहीं, तो सीधे से ऐसे बोलिए कि साहब मैंने देख लिया एरोमेटिक हक्कल रूल लगाकर, ना ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, ये साहब नॉन एरोमेटिक है, इसमें कोई रूल नहीं लग रहा, ना 4n ना 4n+2। ओके, तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सर ना बहुत ज्यादा स्टेबल है ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, सो है। चलो आओ स्टेबलाइज करें, अगर सो है तो आओ स्टेबलाइज करें। अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर कोई बेस डाल दूं, सर बेस कहां से आ गया? अरे बताया तो मैंने अभी आपको, मैं रीमन डीमन पढ़ा रहा हूं, और रीमन डीमन बेस नहीं लेते आप, क्लोरोफॉर्म और बेस वही बेस है। अगर मैं बेस डाल दूं तो बेस के डालते ही कंपाउंड चिल्लाने लगेगा कि मैं एसिड बन गया। अगर तुम बेस डालोगे तो कोई भी कंपाउंड दुनिया का एसिड बन जाता है, ये एसिड हो गया। अगर ये एसिड होगा तो क्या छोड़ेगा? H+ आयन। कहां से छोड़ेगा आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से यहां पर 2 H अंडरस्टूड हैं, अगर यहां से एक H निकाल दिया जाए तो क्या ये फिगर अब आपको कुछ ऐसी दिखाई दे सकती है? ये H निकल गया, एक H बचा, ये देखिए फिगर, और यहां से एक H+ आयन निकल गया। बहुत ध्यान से देखो, क्या ये कंपाउंड साइक्लो है? हाँ है। क्या कंपाउंड साइक्लो है? हाँ है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? अल्टरनेट डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल माइनस, हाँ कॉन्जुगेशन है। तो क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस दिखा रहा होगा? हाँ दिखा रहा होगा। क्या ये कंपाउंड 4n+2 के रूल को फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है। 4n+2 का मतलब होता है n का नंबर 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। अगर मैं यहां पर n का नंबर, यहां पर n का नंबर 1 मान के देखूं तो क्या आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई 2 पाई, और वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बना सकते हैं वो भी पाई कहलाते हैं। तो ये है तो लोन पेयर माइनस चार्ज, लेकिन ये ड्यूरिंग द प्रोसेस लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये भी पाई, तो दो सर ये कंपाउंड बहुत हाई स्टेबल है। यस, दिस इज द कॉज
ये एक लेस स्टेबल कंपाउंड, ये एक लेस स्टेबल कंपाउंड एकदम से आगे भागेगा और हाईली स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? रीमन टीमन। लेकिन अब मैं रीमन टीमन आपको अभी फिनॉल में नहीं दिखा रहा हूं, अभी एक अलग जगह दिखा रहा हूं। ये भी एक रीमन टीमन है, लेकिन अभी इसको मैं फिनॉल में भी जोड़ के दिखाऊंगा। ओके, ये आ गया। अब इसको अटैक कौन करेगा? अब एक हिसाब को मालूम है, वो पूरी पहला स्टेप डाइक्लोरोकार्बन तक बनने का, वो पूरा इक्विलिब्रियम, फिर केमिकल काइनेटिक्स और फिर ऑर्डर। तो आपको मालूम है कि मेरे पास डाइक्लोरोकार्बन तो होता ही है। अब आप फिर सोच बताओ, अब ये डाइक्लोरोकार्बन कहां अटैक करेगा? अब आपको लगेगा कि सर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कम वाली स्पीशीज है, इसके अंदर इनकंप्लीट ऑक्टेट है, तो ऑब्वियस है वो यहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बोलो, यहां नहीं करेगा। मैं कहूंगा इस बार ये अटैक यहां नहीं करेगा, इस बार ये अटैक यहां करेगा। डबल बॉन्ड, यहां तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी तो यहां भी ज्यादा है, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे सर यहां क्यों नहीं करेगा? बात तो ये है, आंसर तो यही से आएगा, लेकिन यहां क्यों नहीं करेगा? चलो आओ करके देख लेते हैं क्यों नहीं करेगा। तो पहले मैं बता रहा हूं यहां जो आंसर गलत है। देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको फिगर को आगे लेके चलूं तो आप कहेंगे सर यहां पर H था, यहां पर C के साथ 2 Cl आ गए, ये 2 बॉन्ड थी एज इट इज, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर इस वाले कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी माइनस है। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिससे यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, माइनस आ जाएगा, और यहां पर वापस इलेक्ट्रॉन 4 रह जाएंगे। गिनो 1 2 3 4, यहां गिनो 5, यहां पर पहले कितने थे 5, यहां पहले कितने थे 4, यहां 4 थे, यहां 5 थे, इसके बाद यहां 4 बचे, यहां 5 बचे, तो माइनस यहां से होकर यहां पर आ गया। ओके ठीक है, देन व्हाट? अब क्या? मैक्सिमम स्पेक्ट्रम का वायलेशन, सी पर माइनस है, कहां जाना चाहिए? Cl पर, सही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो आप सही कह रहे हैं, तो फिर फिगर क्या आएगी? सर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो फिगर ही आएगी, और इस फिगर पे यहां पर एक H होगा, यहां पर C होगा, यहां पर Cl होगा, दैट्स ऑल, बस Cl निकल गया। सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? साहब ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, कुछ है नहीं, C की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, Cl यहां पहले बैठा है, हेलो फॉर्म का कुछ और कुछ कॉन्सेप्ट लग नहीं पा रहा है, कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है। आप एक अच्छे भले एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक में ले चले गए, आपने उसकी स्टेबिलिटी ही गिरा दी, यहां अंदर भी गिरा दी, बाहर भी गिरा दी, लिहाजा ये रास्ता गलत रास्ता है, आपको इस रास्ते पर नहीं जाना है। तो जो आपके मन में चल रहा था कि ये यहां अटैक क्यों नहीं करेगा, उसका आंसर मैंने पहले दे दिया। अब एक नई बात बता रहा हूं कि डाइक्लोरोकार्बन इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ये इलेक्ट्रॉन इससे देगा तो एक नई तरह की बॉन्ड बनाएगा। देखिए कैसी बनाएगा, ये आ गया C, यहां पर माइनस अभी बना हुआ है, ये H, ये बॉन्ड, और यहां पर जो कंपाउंड बनेगा अब वो आपको कुछ यूं दिखाई देगा, ऐसे। यहां जो कंपाउंड बनेगा ये कार्बन, ये ऐसे। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? 2। तो 2 बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, और एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 और इसके 2 मिलकर के 4 ये बॉन्ड बन गए। भाई इसे अटैक करना था, या ये अटैक वहां करेगा जहां डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा 2 जगह है, यहां पर या यहां पर, तो पहली चॉइस मेरी ये थी, यहां करके देखा कुछ मिला नहीं तो मैंने यहां कर दिया। अब रिएक्शन के आगे बढ़ने का ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स? रिएक्शन आगे क्यों बढ़े? इसके पीछे एक नहीं 2 वजह हैं। एक तो ये देखो, ये साहब तुमको दिख रहा है ट्राइंगल, तुमको दिख रहा है ट्राइंगल, जहां पर सभी कार्बनों को देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इट इज sp3। यहां पर एक H अंडरस्टूड होगा, यहां पर एक H अंडरस्टूड होगा, तो ये वाला कार्बन भी sp3 और ये कार्बन भी sp3। इसका मतलब है यहां पर एक ट्राइंगल है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से अगर मैं इस ट्राइंगल को सिंबली है मान लूं, तो ये सारे कार्बन sp3 होने की वजह से इसका एंगल होना चाहिए 109, जबकि रियल में इसके अंदर का एंगल दिख कितना रहा है? 60 होना चाहिए, 109 दिख रहा है 60, तो कहीं ये रिंग स्ट्रेन का लॉजिक तो नहीं लग रहा है? यस, फिर आ गया स्ट्रेन,
फिर आ गई स्ट्रेन होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी गिर जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी गिर जाएगी। इस कंपाउंड में एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, ये स्टेबलाइज होना चाहता है, इसलिए पहले तो अपनी रिंग तोड़ेगा, जो रिंग बन गई है वो तोड़ेगा। और कंपाउंड में माइनस चार्ज है, वो माइनस चार्ज भी होना चाहेगा, क्योंकि जब चार्ज होता है तो रिएक्टिविटी होती है, जब रिएक्टिविटी होती है तो एनर्जी होती है। और आप भूलिएगा नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, हेलो रीमन टीमन पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और रीमन टीमन रिएक्शन, बहुत खास बात अकलमंदी वाली, रीमन टीमन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है सर? E1CB रिएक्शन है। और E1CB रिएक्शन किसके थ्रू पूरी होती है? E1CB रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस के थ्रू पूरी होती है, मतलब निगेटिव आयन वहां पर होना चाहिए। तो ये निगेटिव आयन अभी E1CB का नहीं है, वो निगेटिव आयन तो एसिड बेस रिएक्शन का था, इस एसिड बेस से निगेटिव डेवलप हुआ। अब मैं यहां पर एक निगेटिव और डेवलप करूंगा, जबकि मैं आपको दो रास्ते दिखाता हूं, देखिएगा क्या करा? हो सकता है यहां पर आपके मन में घर में एक बात ये आए कि सर ठीक है आपकी बातें मानता हूं, निगेटिव हटाना है सर, चलिए हटा देंगे, इस बॉन्ड को अंदर ले जाएंगे सर, ये बात तो मैं मान गया आपकी, सिंगल बॉन्ड डबल हो जाएगी, ठीक सर मान गया। इस कार्बन वैलेंसी पहले कितनी है? 4, 1 2 3 4, ये अंदर जाएगा डबल बनेगा, वैलेंसी कितनी जाएगी? 5। सर इसका मतलब है आप बॉन्ड को तोड़ने के लिए कह रहे थे सर, तोड़ देंगे, लेकिन हो सकता है आप इस को दो तरीके से तोड़ेंगे। देखिए तरीका नंबर 1, हो सकता है आप घर में ये सोचें कि सर ये बॉन्ड एज इट इज, ये अंदर जाएगा, ये डबल, यहां पर H माइनस खत्म हो गया, जब ये अंदर जाएगा तो ये वाली बॉन्ड, सर मैं ऐसे तो भी शिफ्ट करा सकता हूं, जरा नंबरिंग कर दो कार्बन की, किस पर क्या आ रहा है। इस कार्बन को तुम मान लो, इस कार्बन को तुम मान लो 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6। जब ये वाली बॉन्ड आप यहां ले जाएंगे तो अब आपको ये खाली ऐसा मिलेगा और ये वाली बॉन्ड खत्म हो चुकी है। और आप कह रहे हैं कि ये वाली बॉन्ड यहां तो ले नहीं सकते, अगर आप यहां ले जाएंगे तो डबल के बगल में डबल आ जाएगा, तो ये तो कंपाउंड बन जाएगा क्यूमुलेटेड, तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये आपको ठीक नहीं लगा, ये तो खुद ही आपने विड्रॉ कर लिया, नहीं सर ये तो नहीं। एक ऑप्शन कहने में और आएगा, सर हम यहां ले जा करके ऊपर ले जाए, यहां अब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो फिर 5 में यहां डबल बॉन्ड आएगी। देखिए ठीक है सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके बढ़िया। बट दिस रास्ता और दिस पाथ इज रॉन्ग। आप अपने मन से पाथ थोड़ी बना सकते हैं, आपको पाथ बनाना है वो जो आपका कॉन्सेप्ट कहता है, और कॉन्सेप्ट है ये कौन सी रिएक्शन है? रीमन टीमन। और रीमन टीमन में क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस क्या बनाएगा? एक निगेटिव आयन बनाएगा। तो आप इसको ऐसे मूव नहीं करेंगे, इवन तो आखिरी में आंसर आएगा ही, लेकिन आप इससे पैसे जाएंगे, आप ये कहेंगे मैं ऐसे मूव नहीं करूंगा सर, ये गलत है, मैं इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को पहले इस कार्बन के ऊपर बाहर ले जाऊंगा, और अगर मैंने ऐसा करा तो अब मुझे यह कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर C, ये डबल बॉन्ड, ये H, यहां पर C पर 2 Cl, यहां पर देखिए निगेटिव आयन, और ये देखिए बॉन्ड, ये कंपाउंड। और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब कॉन्जुगेट, ये मेरा कॉन्जुगेट बेस है फाइनल वाला, और आपको मैंने कहा था कि जब मेरा कॉन्जुगेट बेस बन जाता था तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को अंदर लाता था और एक लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया करता था। और यदि ऐसा हुआ तो मैंने नंबर दिए कार्बन को 1 2 3 चेक कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, अब एक ही रिंग है, तो अल्टीमेटली 6 कार्बन की रिंग बन गई है। चले कहां से? 5 कार्बन से। ये वाला कार्बन इसी के अंदर आ गया, हमने कहा रिंग का क्या कर दिया मैंने? एक्सपेंशन। और अगर ऐसा करा तो 1 2 3 का नंबर दो, तो मैंने कहा 1 2 3 किसी को मान लो 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है, एक डबल बॉन्ड 3 4 के बीच में है, और एक डबल बॉन्ड आपने बनाई है 5 6 के बीच में, ये देखिए 5 6 के बीच में, और एक Cl बाहर निकल गया, लेकिन 6 वाले पॉइंट पर एक Cl रह जाएगा। ये देखिए कौन सी रिएक्शन है? ये रीमन टीमन है। लेकिन ये रीमन टीमन मैंने ऐसे कंपाउंड पे कराई है जहां पर आपने देखा कि रीमन टीमन केवल फिनॉल के ऊपर सैलिसैलिडिहाइड नहीं बनाती, रीमन टीमन एल्कीन को छोटे रिंग से बड़े रिंग में भी ले जाती है। साइक्लोपेंटाडाइन से मैं चला था और क्या बनाकर दिखाया मैंने? क्लोरोबेंजीन बनाकर दिखाया।
5 कार्बन से 6 कार्बन, 6 कार्बन से आप 7 कार्बन की रिंग बना सकते हैं, 7 कार्बन से आप 8 कार्बन की रिंग थोड़ी सी कम बना पाएंगे। वैसे 6 से 7 की भी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि उससे हाईली स्टेबल रिंग जो है वो 6 की होती है, 6 और 7 अप्रॉक्सीमेट बराबर बराबर, लेकिन 6 मैक्सिमम हाईली स्टेबल। तो आप 4 से 5 बना सकते हैं और 5 से 6 बना सकते हैं, 6 से 7 मत करिए क्योंकि स्टेबिलिटी गिर रही होगी। तो ये भी मैंने रीमन टीमन का एक नया मजा दिखाया। अब इसको मैं यूज करूंगा जाकर के रीमन टीमन में। देख लीजिए, पहले अगर ऐसा कोई कंपाउंड होगा तो मैं रिंग का एक्सपेंशन करता हूं। कहीं नोट में लिख लीजिए कि रीमन टीमन रिंग के एक्सपेंशन में भी यूज होती है। अब मैं यहां से हटा रहा हूं और आपको इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। देखिए, आप कह सकते हैं, क्वेश्चन देखिए, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, बताओ व्हाट इज दिस? सर फिनॉल है। ओके, आप तो पहचानते हैं कंपाउंड को, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, व्हाट इज दिस? मैं आपको एरोमेटिसिटी डिटेल पढ़ा चुका हूं और वहां मैंने बताया था कि बीच जो डबल बॉन्ड होती है वो दोनों तरफ कॉमन होती है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर बेंजीन बना रही है और इधर डबल बॉन्ड ये साइक्लोपेंटाडाइईन बना रही है, साइक्लोपेंटाडाइईन। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ अगर मैं यहां पर CH Cl3 और 3KOH लगाऊं तो क्या होगा? पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में H प्लस आयन लगाऊं। फिर मैंने पूछा अगर मैं यहां पर CHCl Br और I लगाऊं पहले स्टेप में विथ KOH और दूसरे स्टेप में एसिडिक मीडियम लगाऊं तो क्या होगा? और फिर मैंने पूछा कि पहले स्टेप में मैं CHF Cl2 लगाऊं और साथ में KOH लगाऊं और दूसरे स्टेप में D लगाऊं तो क्या होगा? फिर मैंने पूछा इस कंपाउंड पे भी करके दिखाओ और मुझे इस रिएक्शन को इस कंपाउंड पे भी करके दिखाओ। अब तुमको लग रहा सर इसमें क्या फर्क है, तो दोनों कंपाउंड सेम बना दिए। फर्क कर रहा हूं भाई, यहां पर D दिया है और यहां कुछ नहीं दिया है। जब कुछ ना दिया हो तो आप समझ जाएंगे वहां पर बाय डिफॉल्ट H है और यहां पर D दिया है। देखो, क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है? क्या क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं लग रहा है। आइए लगाइए लॉजिक। सर जब फिनॉल होता है तो रीमन टीमन लगता है, तो फिनॉल को देखकर पहले रीमन टीमन लगाओ। कहां पर लगता है सर? आर्थो पर और पैरा पर। आर्थो पे अच्छा है कि पैरा पे अच्छा है? सर आर्थो पे अच्छा है, तो यहां पर आर्थो का अटैक कराओ। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर आंसर आएगा CHO। H को लिखा, सर यही वाला H वहां पर यूज होता है। ओके, ऊपर क्या आएगा? OH। यहां पर तुमने H को लिखा, सर आपने एसिडिक मीडियम H दिया है और यहां पर एसिडिक मीडियम का आता है। ओके ठीक, बात खत्म। रिंग का क्या करोगे? सर अगर बगल में कोई डबल बॉन्ड होगी, बेंजीन रिंग को छोड़ करके, बेंजीन डबल बॉन्ड पे नहीं, अगर बगल वाले में कोई डबल बॉन्ड होगी तो वहां पर रिंग एक्सपेंशन होता है। अब आप एग्जाम में और कंपटीशन में मैकेनिज्म नहीं दिखाएंगे, सीधे आंसर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन थे, सर यहां 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। एक डबल बॉन्ड पहले से थी, एक डबल बॉन्ड और आ जाएगी, ये देखिए बन गई। यहां पर बन गया ये, और साहब यहां पर क्या लग जाएगा? और साहब यहां पर एक Cl लग जाएगा। यहां से आंसर ये आएगा। यहां पर आंसर क्या आएगा? यहां पर सर जरा पहले इस पार्ट को देख लें, मीडियम एसिडिक है H वाला, तो सर ऊपर OH आएगा। ओके, यहां पर सर D दे रखा है, इसलिए सर यहां पर जो आंसर आएगा वो CDO आएगा, दैट इज C डबल बॉन्ड OD। यस, और क्या होगा? सर यहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा, ये वाला काम ये कौन है? हेलोफॉर्मी करेगा, सॉरी रीमन टीमन करेगा, तो ये रिंग एक्सपेंशन करेगा। और अगर रिंग एक्सपेंशन करेगा सर, रिंग 6 कार्बन की हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से 3 लोग अलग अलग हैं। एक Cl यहां पर रुका था, तो यहां पर कौन रुकेगा? अब आप फिर से मैग्नीशियम मेरी पीछे वाली गौर करिए। जब मैंने आपको मैग्नीशियम कराई थी तो एक लिविंग ग्रुप निकाल दिया था और एक लिविंग ग्रुप रोक लिया था। तो कौन सा लिविंग ग्रुप निकलेगा? जो अच्छा वाला होगा। कौन सा रुक जाएगा? जो खराब वाला होगा। सर कौन अच्छा कौन खराब बता चुका हूं फुगासिटी के अंदर।
ब्रोमीन आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड फ्लोरीन क्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप। क्या यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आई निकल गया, फिर Br निकल गया, तो बचा कौन? Cl। सर Cl बचे। ओके, यहां पर केस में आपने कहा कि सर यहां पर मेरे पास फिगर कौन आ गया? OH। यहां पर कौन है मेरे पास? अभी मैंने यहां पर डी वाला केस ही मान रखा, चलो मान लो मैं डी वाला मानता हूं। मैंने ये वाला आंसर इसके भी यहां पर दिया है, इससे जो मैंने ये वाला आंसर दिया था, ये वाला आंसर इसके भी यहां पर दिया था ऐसे, और जो अब ये आंसर देने जा रहा हूं वो मैं इसके भी यहां पर दे रहा हूं, इसके भी यहां पर, यहां से इससे भी दे रहा हूं, इससे। तो इससे करूंगा तो यहां डी है, तो आप कहेंगे सर यहां पर COD आएगा। ओके सर, यहां डी है, आपने मीडियम भी एसिडिक डी का दिया है, दिस इज द कॉज, सर यहां पर भी डी आएगा। यस सर, यहां पर हेलो रीमन टीमन यहां पर रिंग एक्सपेंशन करेगा, ठीक है साहब, रिंग एक्सपेंशन करेगा, ठीक है कर दिया, रिंग एक्सपेंशन करेगा। अच्छा यहां पर देख लो, 2 डबल बॉन्ड आएंगे कि एक आएगी, ये जरा देख लो, एक डबल बॉन्ड थी, ये 2 डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड वाला एक बार लॉजिक रिपीट कर लो। मेरे पास ये फिगर हुआ करती थी, ये डबल बॉन्ड थी और आपने यहां पर नेगेटिव लगाया था, H लगाया था, फिर आप यहां पर CCl लाए थे, देख लें तब ये आप नेगेटिव अंदर ले जाया करते थे और इसको उठाकर आप बाहर ले जाते थे और फिर इस नेगेटिव को अंदर लाया करते थे। यस, इसका मतलब है यहां पर डबल बॉन्ड है, जो ये डबल बॉन्ड है तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा 2 डबल बॉन्डें बनती थी। तो ये डबल बॉन्ड कौन सी है? ये डबल बॉन्ड कौन सी है? ये तो डबल बॉन्ड ये वाली हो गई, ये छोड़ दीजिए। ये डबल बॉन्ड कौन सी हो गई? ये डबल बॉन्ड तो ये वाली हो गई, इसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा कितनी बनेगी? 2 बनेगी। बिल्कुल सही है, मैकेनिज्म परफेक्ट बता रहे हैं आपको एकदम। तो यहां पर जो अब आंसर था लिविंग ग्रुप, सर 2 Cl लिविंग ग्रुप निकल गया, Cl निकल गया, आखिरी में क्या बचेगा? फ्लोरीन। दिस इज द कॉज। अगर यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन है तो क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आखिरी में फ्लोरीन बचेगा। अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो ब्रोमीन और आयोडीन अच्छे लिविंग ग्रुप है, तो आखिरी में क्लोरीन बचेगा। अगर सारे क्लोरीन तो क्लोरीन बचेगा। ये भी रीमन टीमन है। ये है कॉम्पिटिशन। जेई वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो इस पर ध्यान देंगे। ओके, एक केस और अच्छा बताता हूं आपको, हटा रहा हूं इसको। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मेरा एक सिंपल केस मैंने देखिए और फिर उसको हम इस पर अप्लाई करेंगे। पहले एक सिंपल केस देखिए। तो सिंपल केस मेरे पास जो है वो ये है, अगर मेरे पास पाइरोल है, पाइरोल जहां पर N के ऊपर लोन पे और ये फिगर कुछ ऐसे है और यहां पर H, इसे हम कहते हैं पाइरोल। ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं? हाँ सर एरोमेटिक है। क्यों? डबल सिंगल लोन पेयर, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। सर अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड है, तो क्या रिएक्शन करेगा? स्टेबल कंपाउंड एसिड बेस की रिएक्शन तो बिल्कुल करेंगे साहब, क्यों नहीं करेंगे? और किसी को भी स्टेबल कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा। उसके रिएक्शन करने की संभावनाएं कम होती है, लेकिन कर सकता है वो। तो मैंने यहां पर आपको क्या दे दिया? NaOH। जैसे ही मैंने इसमें बेस डाला, ये कहने लगा कि सर मैं एसिड हूं, ये कहने लगा कि सर मैं एसिड हूं। कोई बात नहीं, अब एसिड हो तो मैंने कहा तो क्या यहां से H साइन छोड़ सकते हो? इसने कहा सर यहां से मत लीजिए तो अच्छा है। तो यहां से अगर आप साइन लेंगे तो N के ऊपर क्या आ जाएगा? सर N के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। N के ऊपर, बल्कि N के ऊपर पॉजिटिव, तो आप यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन चलिए, मैंने अभी इस बात पर फोकस किया है कि जहां पर ऐसे कंपाउंड पे डबल बॉन्ड आती है वहां पर रीमन टीमन अटैक करती है। अगर मैं यहां पर भी आपको अटैक करके दिखाऊंगा, जैसे पिछले केस में मैंने आपको दिखाया कि आखिरी में आंसर गड़बड़ हो जाता था, आंसर नहीं आता था, सेम वैसे ही आप यहां के बारे में कुछ मत सोचिएगा। आपने एक बार पढ़ लिया है कि रीमन टीमन की जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है एक्सेप्ट फिनॉल, उनमें अटैक इस डबल बॉन्ड के एरिया पर होता है। यहां पर कराएंगे तो फिर कुछ गड़बड़ सड़बड़ आंसर आएगा। तो आप यहीं पर प्रोसीड करिए। तो आप कहेंगे यहां पर मेरे पास कौन कौन है? मान लो मेरे पास यहां पर CsCl3 है और ये देखिए मेरे पास 3KOH है। यहां से कौन निकलेगा? आपको अच्छी तरह मालूम है कि सर यहां से डाइक्लोरोकार्बन निकलेगा। ये डाइक्लोरोकार्बन कहां अटैक करेगा? आपको अच्छी तरह मालूम है कि सर डबल बॉन्ड के जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड पे अटैक करता है।
कहीं और करा के देखेंगे तो आंसर आएगा नहीं। मैंने पिछली बार आपको करके दिखाया था। तो आप समझ गए कि सर इस केस में आंसर क्या आने वाला है। इस केस में ये आंसर कुछ आपको यूं दिखाई देने वाला है। देखिएगा, ये N के ऊपर लोन पेयर, ये H, और अब ये कंपाउंड आपको यूं दिखेगा कुछ ऐसे। ये देखिए, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक, चलो ठीक है। अब क्या करा गया, अब क्या करा गया, अब साहब मुझे दिखाई दे रहा है कि साहब इस बेस की वजह से आपने ये काम तो पहले कर लिया, इसने इस पर अटैक भी पहले कर लिया, यहां तक मामला एकदम ठीक है। लेकिन सर पहला स्टेप हो जाने के बाद ये कंट्रोवर्सी की कौन सी है, CCl2 यहां तय करेगा कि यहां तय करेगा, वो कंट्रोवर्सी खत्म कर ली। बेसिक मीडियम लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, मीडियम अभी भी वेसल में बेसिक मीडियम बना हुआ है। और अब ये बेस क्या करेगा, अब इसको यहां कुछ और क्लोरोफॉर्म तो दिख नहीं है। अब ये कहेगा कि अब ये H, अब तो तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, अब यहां और कुछ नहीं है, अब तुमको तो ऐसे बनना पड़ेगा। पहली बार तुमको छोड़ दिया था हमने, CCl2 का यहां टैग ना करा के यहां करा लिया, ठीक है, अब तुम चलो। जब ये वाला एक्सप्रेशन यहां से निकलेगा तो इस रिंग के ऊपर क्या चार्ज आएगा, तो यहां पर इस रिंग के ऊपर आएगा, एक लोन पेयर पहले से था उसे रहने दो, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन तुमने इस पर शिफ्ट करा दिए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और आ गया है, ये बॉन्ड, और ये फिगर तुमको कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये देखो ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, आप इस स्टेप को नहीं भी दिखाओगे तब भी हम आंसर लाके दिखा देंगे आपको। आप दिखाओ या स्टेप चाहे ना दिखाओ, दोनों तरीकों से आंसर आ जाता है। तो आपको ये सोचने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि H को हम इस स्टेप में निकालें कि अगले स्टेप में निकालें। देखिएगा, अब यहां पर कंपाउंड को इस स्टेप, ये कंपाउंड डिस्टेबलाइज है, इस और डिस्टेबलाइज होने की एक नहीं दो वजह है। एक तो यहां पर 3 कार्बन का रिंग स्ट्रेन लग रहा है, और एक यहां पर निगेटिव चार्ज है। ये दोनों ही चीजें इस कंपाउंड को डिस्टेबलाइज कर रही हैं। रीमन टीमन पढ़ना है भूलिएगा नहीं, और रीमन टीमन रिएक्शन इवन सीधी रिएक्शन होती है तो हम पाथ फॉलो करेंगे। चलो सही करो, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये वाला माइनस सर यहां से अंदर जाएगा क्योंकि निगेटिव आयन पसंद नहीं है हमको, चार्ज होना तो अनस्टेबिलिटी होती है। और जब ये अंदर जाएगा तो यहां पर इस वाली रिंग के टूटने की संभावना इसलिए है क्योंकि यहां का एंगल 60 डिग्री है, एंगल सही कर रहा है। तो मैंने कहा था इस डबल बॉन्ड को आप यहां ला सकते हो, जो नहीं सही नहीं है, इसको सीधे यहां ले आ सकते हो, ये भी पाथ उचित नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, आप इसको उठाकर बाहर लाएंगे, नंबरिंग कर लीजिए, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। तो अब आंसर क्या आ जाएगा सर, अब ये रिंग आपको कुछ यूं दिखाई देगी, अब ये रिंग आपको कुछ यूं दिखाई देगी, ये देखिए सर ऐसे, यहां पर N है, N पर एक लोन पेयर बचा, ये डबल बॉन्ड है, ये जब अंदर शिफ्ट हुआ सर यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गई, और यहां पर क्या आ गया माइनस, और यहां पर क्या आ गया सर 2Cl। अब बोलो क्या होगा सर, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये लीविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नंबरिंग कर ली थी आपने, 1 2 3 4 5 6 सर 6 एटम की रिंग बन गई, जहां पर नंबर 2, चलो नंबर 2 इसको, नंबर 1 नंबर 2 इसको मान लेंगे। तो यहां पर लोन पेयर है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और नंबर 6 पर Cl बचेगा, एक Cl निकल गया, एक बचेगा, तो ये है नंबर 6, यहां पर Cl आएगा। 1 2 3 4 5 6 क्या बन गया साहब, ये एक क्लोरो डेरिवेटिव बन गया पिरिडीन का, इट इज पिरिडीन। यहां पर भी रिंग एक्सपेंशन हुआ है, यहां भी रिंग एक्सपेंशन हुआ है। तो रीमन टीमन रिंग एक्सपेंशन दिखाता है उन कंपाउंडों में जहां पर पहले से डबल बॉन्ड है। डजंट मैटर यहां कार्बन है कि नाइट्रोजन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में यहां कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, अगर यहां पर ऑक्सीजन भी होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर इसी रिएक्शन को हम रीमन टीमन में इंट्रोड्यूस कर ले फिनॉल के साथ, अब क्या होगा समझ लो, देख लो, 5 कार्बन की रिंग 6 में कन्वर्ट होगी, एक डबल बॉन्ड जो है उसके अलावा 2 डबल बॉन्डें और आ जाएंगी, जिसको हमने नहीं छेड़ा उसके अलावा 2 डबल बॉन्डें और आ जाएंगी। चलो करके देखते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर ये फिगर ऐसे बना लो क्वेश्चन,
ये देखिए मैंने फिनॉल ले लिया, इट इज माई फिनॉल, इट इज अवर फिनॉल। यहां पर मैंने डी लगा दिया, यहां पर मैंने एक कंपाउंड लगा दिया पाइरोल डेरिवेटिव, ये देखिए, और ये देखिए जो ये डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, इधर भी है इधर भी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताओ इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म लगाएं और 3KOH लगाएं तो क्या होगा, बताओ इसके ऊपर CH Cl2F और 3KOH लगाएं तो क्या होगा, बताओ इसके ऊपर CH F Br2 लगाएं और 3KOH लगाएं तो क्या होगा। साथ में यह भी बताया गया है कि इसमें जो एसिडिफिकेशन किया गया है वो H+ से किया गया है, इसमें H+ से किया गया है और इसमें D से किया गया है, और तीनों रिएक्शन को इसी कंपाउंड में दिखानी है। आप समझ गए सर, यहाँ एक नहीं दो काम होंगे, एक तो ये फिनॉल अपनी आर्थो पोजीशन पे सैलिसिलिटी का लॉजिक देगा, और दूसरा इस वाले रिंग का रिंग एक्सपेंशन होगा, और H और D कहां जाने चाहिए ये मैकेनिज्म से आपको मालूम है। तो आप पहले इधर वाले पार्ट को सही कर लीजिए कि सर यहां की तो आर्थो पोजीशन फिल्ड है, यहां की बात तो खाली नहीं हो पाएगी, यहां से कर लीजिए। तो यहां पर आंसर लाएंगे आप CDO, जो यहां होगा वही यहां पर दिखाई देगा, H होगा तो H, D होगा तो D। यहां पर OH आया क्योंकि मीडियम एसिडिक था, यहां पर सर आ गया OH CDO, और यहां पर देखिए सर यहां पर आएगा OD क्योंकि आपने यहां D दे रखा है, और यहां पर आएगा CDO। जिनको मैकेनिज्म नहीं मालूम वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिज्म फॉर द कॉम्पिटिशन ओनली। इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, ये 5 एटम की रिंग थी, अब ये बन गई 6 एटम की। तो अब आपको ये डायग्राम इसके बगल में यूं दिखाई देगा, यहां पर आपको इसके बगल में डायग्राम यूं दिखाई देगा, और यहां पर आपको इसके बगल में डायग्राम यूं दिखाई देगा। जो बीच वाली डबल बॉन्ड है जिसको हमने नहीं छेड़ा है वो ये वाली है, अगर इसको छोड़ दें तो इसके अलावा 2 बॉन्डें और बनती हैं। बीच वाली बॉन्ड को यदि छोड़ दें तो इसके अलावा 2 बॉन्डें और बनती हैं। अगर बीच वाली बॉन्ड को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा इस तरफ 2 बॉन्डें और बनती हैं। ये 3 आंसर आ गया आपका रीमन-टीमन के। लगभग मेरी बात कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन आपको आपके लिए दे दे रहा हूं, इसे करके इसका आंसर मेरे चैट बॉक्स पर यदि आता हो तो करके दिखाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वन पे जब आप डिमांड करेंगे तो मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो सोच बताइएगा इस कंपाउंड का आंसर क्या होगा, ये आप अपने आप करेंगे। इस कंपाउंड का आंसर क्या होगा, इसमें ऊपर OH लगा है, इसमें D लगा है, इसमें Cl लगा है, यहां पर मैंने पिरिडीन लगा रखा है और रिएक्शन कराई है CH Cl2F के साथ, KOH के साथ स्टेप नंबर 1 में, और स्टेप नंबर 2 पर मैंने D डाला हुआ है। इस कंपाउंड का आंसर क्या होगा, सोच के उसका स्ट्रक्चर खींच करके उसको मेरे चैट बॉक्स पे डालिएगा और बताइएगा कि इस कंपाउंड का आंसर कैसे आएगा। नहीं तो नेक्स्ट टाइम पर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप चैट बॉक्स में खाली यस और नो लिख के भेजिएगा। फोटो डालने में मुझे याद नहीं आ रहा कि चैट बॉक्स में फोटो ट्रांसफर हो पाती कि नहीं, और मेल आपको मेरी मालूम नहीं होगी। तो खैर कोई बात नहीं, आप इसका आंसर ट्राई करिए। अगर आप डिमांड करेंगे तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर आपको बोर्ड पर यहीं पे बता दूंगा। तो ये था मेरा रीमन-टीमन। इसी से मिलती जुलती एक रीमन-टीमन और होती है जो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। बस मैं क्लोरोफॉर्म की जगह पर वहां पर CCl4 ले लूंगा, उसका नाम होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ रीमन-टीमन। इसको हम लोग नेक्स्ट पे लेंगे। आज रीमन-टीमन की बात काफी लंबी कर ली हम लोगों ने, खूब प्रैक्टिस करिए इसकी। जितने क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल की किताब से आपको मिले उनको लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको रीमन-टीमन का फंसता हुआ दिखाई दे तो आप मुझे चैट बॉक्स में भेजिए कि सर इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। मैं समय मिलने पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए बाय।